दोस्तों दोस्तों हम अपनी साइंस एंड टेक की सीरीज़ के अंदर में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पेस के अंदर में हमने लास्ट वीडियो के अंदर में वेरियस मिशन के बारे में देखा। इस वीडियो के अंदर में हम फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट मिशन जो कि अभी रिसेंट के अंदर 2020 और 2021 के अंदर में हमारी न्यूज़ के अंदर थे उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा मेंस का पोर्शन इसके अंदर में इंक्लूड करके हम अपना स्पेस वाला टॉपिक कंक्लूड करेंगे। और उसके बाद में हमारा एनर्जी और हेल्थ दो टॉपिक बचते हैं, तो उनको हम जल्दी से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में स्पेस के अंदर में लास्ट वीडियो में हमने देखा वोएजर गोल्डन रिकॉर्ड। तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है गोल्डन रिकॉर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है। तो वोएजर एक नासा का मिशन है, उस चीज़ से रिलेटेड है। तो क्या पता होना चाहिए इन चीज़ों के अंदर में? पहली चीज़ जो मिशन का नाम पता होना चाहिए। दूसरा, कौन सी एजेंसी के द्वारा, क्या ये इसरो का काम है? अगर वो इसरो का काम है जैसे एजेंसी के अंदर में, या तो वो इसरो का काम होगा या तो वो नासा का होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या तो वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का होगा। ठीक है, उसके अलावा चाइना का भी हो जाता है, लेकिन चाइना का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना रशिया का उतना इंपॉर्टेंट है। बस नाम वगैरह उनके पता होने चाहिए। ओके, बट ये मेन एजेंसी आ रही है इसरो, और दूसरे के ऊपर में नासा, और तीसरे नंबर के ऊपर में यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसरो के जितने भी मिशन हैं उनकी तो डिटेल में स्टडी होनी चाहिए। जैसे मार्स वाला मिशन है, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 अभी आएगा, उसके बारे में हमारे गगनयान जो भी मिशन होंगे उनके बारे में डिटेल से छोटी छोटी डिटेल पता होनी चाहिए। नासा के जो मिशन होंगे उनको कवर करने के लिए मिशन का नाम, कहाँ पे उसको भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, नासा के द्वारा, और एक्चुअल में वो क्या करेंगे, अगर कोई स्पेशल काम उनके द्वारा किया जा रहा है तो उसके बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हुए जो अभी रिसेंट के अंदर में भी न्यूज़ के अंदर थे। उसी के अंदर में एक पुराना मिशन है, वैसे तो ये काफ़ी पहले जा चुका है, लेकिन ये रिसेंट के अंदर न्यूज़ के अंदर था। इसका नाम है ऑसिरिस रेक्स मिशन, और ये नासा का मिशन है। तो ये हमारे पास में न्यूज़ के अंदर क्यों आया? एक्चुअल के अंदर में इस मिशन को, ऑसिरिस रेक्स मिशन को 2016 के अंदर में भेजा गया था। और इसको भेजा गया था, या तो आप मिशन जैसे आपने सेंड करने हो तो या तो उसको प्लेनेट के ऊपर भेज सकते हो, या उसको स्टार के ऊपर भेज सकते हो। प्लेनेट के ऊपर भेजोगे तो हमने जूनो मिशन देखा, वो हमारा जुपिटर के ऊपर गया। वैसे ही मार्स के ऊपर मिशन गए, हमारा मंगलयान गया। स्टार के ऊपर में जैसे आदित्य मिशन, पार्कल सोलर प्रोब, सोलर ऑर्बिटर मिशन, वो हमारे स्टार के ऊपर गए। तीसरा हमारा मिशन जा सकता है एस्ट्रॉयड के ऊपर, ओके। और चौथा वो जा सकता है हमारे सोलर सिस्टम से बाहर, जैसे हमने देखा वोएजर मिशन, वोएजर 1 और 2, वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं। तो इस टाइप के मिशन जा चुके हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए किस चीज़ के ऊपर जा रहा है वो। उसके बाद में थोड़ी सी डिटेल, नासा के जो मिशन है ज़्यादा इनके बारे में पता होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या नासा का ऑसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, इसने क्या किया रिसेंट के अंदर में? इसने एक एस्ट्रॉयड था बेनू, जिसके ऊपर इसको भेजा गया था। तो उसके ऊपर भेजा गया, वहाँ से उसने थोड़ी सी रॉक को कलेक्ट किया। अब इसने रॉक को कलेक्ट किया, क्या काम आ रहा है इसका? हमारी अर्थ कितनी ओल्ड है? 4.5 बिलियन ईयर। हमारा पूरा जो सिस्टम है, बिग बैंग हुई, वो हमारी लगभग 13.5 बिलियन आप मान लो, या इनको अगर आपने मतलब राउंड फिगर में करना है तो 4 बिलियन हमारी अर्थ, और मान लो 14 बिलियन पुराना हमारा यूनिवर्स। और लाइफ अर्थ के ऊपर में 3 बिलियन ईयर साल पहले पैदा हुई। अब एक्चुअल में अर्थ हमारी क्यों बनी, कैसे बनी, उन चीज़ों के बारे में हमें पता करने की आवश्यकता होती है। हमें एक्चुअल में पता नहीं है, जब हमारी अर्थ के ऊपर में जीवन संभव हुआ तो उस टाइम कैसी कंडीशन थी, कैसे लाइफ हमारी अर्थ के ऊपर में बन पाई, और अगर ये अर्थ के ऊपर बन पाई तो दूसरे प्लेनेट के ऊपर क्यों नहीं बनी। और अगर हमें अर्थ के अंदर में कंडीशंस का पता लग जाता है, किन कंडीशन के अंदर लाइफ बनी, तो हो सकता है हम फ्यूचर के अंदर दूसरे प्लेनेट पे जाके उनको रेप्लिकेट कर पाएँ। इसीलिए हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स में हमें कुछ भी मिल जाए जो कि काफ़ी ओल्ड हो। तो 14 अरब साल पहले हमारा यूनिवर्स बना, अब 4 अरब साल पहले हमारी अर्थ बनी। तो अर्थ के ऊपर जो हम स्टडीज़ कर सकते हैं वो 4 अरब साल तक की स्टडी कर सकते हैं। जो हम, अगर आपने रेडियोमेट्रिक डेटिंग करनी है, पता करना है एजिंग के बारे में, उनके बारे में पता कर सकते हैं। प्लस अर्थ के ऊपर एक एडवांटेज ये आती है कि अर्थ के अंदर में एक तो हमारी सेटलमेंट है, तो हम उसको आगे पीछे हिलाते रहते हैं। उसके बाद अर्थ के ऊपर आइस एजेस काफ़ी ज़्यादा आई, और हमारा अर्थ के ऊपर में एक समय के अंदर में पूरा लावा हुआ करता था, और उसके बाद वो अर्थ के अंदर चला गया। तो इन सब कारणों से अर्थ के ऊपर में स्टडी करना कि एक्चुअल में जीवन किस तरीके से बना होगा, और अर्थ किस तरीके से पिक्चर में आई, और क्या अर्थ के पुराने वाला जो एटमॉस्फेयर था क्या उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। प्लस अगर अर्थ की मिनरल कंपोजिशन के बारे में भी हमें पता करना है तो वो भी हमें 4 अरब साल तक पता चलेगी, उससे पहले हमें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन 14 अरब साल पहले मतलब 10 अरब साल तक क्या बन रहा होगा, क्या चीज़ें हो रही होंगी, कब कौन सी चीज़ बनी, कैसे मिनरल बने, कैसे हमारी मेटल्स बनी, उन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें पुराने से पुराना ऑब्जेक्ट चाहिए। कोई पुराने से पुराना ऑब्जेक्ट और दूर से दूर वाला ऑब्जेक्ट, ताकि एक्चुअल में यूनिवर्स को अच्छे से समझा जा सके। इसीलिए एस्ट्रॉयड जो होते हैं
एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? एस्ट्रॉयड छोटे प्लैनेट होते हैं। इसका क्या मतलब? प्लैनेट हम उसको बोलते हैं जो बॉडी हमारी राउंड हो प्लस किसी स्टार के अराउंड में ऑर्बिट कर रही हो, तो उनका साइज़ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मतलब एक खुद को राउंड बना लेती हैं ग्रेविटी के कारण। एस्ट्रॉयड जो होते हैं मतलब वो बेबी होते हैं, प्लैनेट से छोटे होते हैं और इसी तरीके के डिफॉर्म टाइप होंगे, लेकिन होता ये है कि ये रेमिनेंट हैं, पुराने जो प्लैनेट बने उनसे बचे हुए हैं, या ये प्लैनेट से भी पुराने हैं, जैसे अर्थ से भी ये हमारे काफ़ी अरबों साल पुराने होंगे। इसका मतलब ये आ रहा है जब आप इनकी सैम्पलिंग करोगे, इनमें पता करोगे कौन सी मेटल ज़्यादा है कौन सी कम है, तो एग्जैक्टली आप पता कर सकते हो यूनिवर्स में किस तरीके से हमारी प्रोसेसेस आगे गई और यूनिवर्स में इवोल्यूशन कैसे हुआ, वेरियस मिनरल मेटल कैसे बने, हमारा सोलर सिस्टम कैसे पिक्चर में आया। और कई बार ऐसा भी होता है जो एस्ट्रॉयड वगैरह होते हैं, टुकड़े वगैरह होते हैं, वो हमारे किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में एंटर कर जाते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि दूसरे सोलर सिस्टम के अंदर में जो पदार्थ हैं, जो प्लैनेट हैं, उनकी क्या कंपोजिशन है, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। और ऊपर से अगर इनके ऊपर जैसे एस्ट्रॉयड बेनू जैसे इनके ऊपर अच्छी अच्छी मेटल मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, आयरन मिल जाए, तो आपकी लॉटरी लग गई। उसके बाद आप अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर मान लो अभी टेक्नोलॉजी नहीं भी है तो फ्यूचर के अंदर में आप कोशिश करोगे मार्स के ऊपर जाने की, तो मार्स के ऊपर में नेक्स्ट 15 ईयर के अंदर में तो हमारी काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर कोशिश होगी और मार्स के ऊपर हम जाएंगे भी, लेकिन एक अच्छे स्केल के ऊपर, टूरिज़्म के स्केल के ऊपर आप मान सकते हो कि थोड़ा मतलब 40-50 साल तक रख लो कि उतने तक आपका काम बनेगा। लेकिन हमारे मून के ऊपर तो 10 सालों के अंदर में जा रहे हैं, उसके बाद रिसर्च स्टेशन बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप मान सकते हो जिस तरीके से हमारी प्राइवेट एजेंसीज़ काफ़ी सारी आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम तरीके से फंडिंग की जा रही है इनकी, उसके अनुसार 20 ईयर में आप मान सकते हो कि किसी लेवल के ऊपर में आपको दिख पाए, अगर छोटा मोटा टूरिज़्म टाइप टेक्नोलॉजी एडवांस इतनी होती है तो। वैसे ही मार्स के ऊपर आप जाओगे, या मान लो आप एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो इंटरस्टेलर स्पेस की, मतलब हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर जाना चाहते हो, उस केस के अंदर में ये जो हमारे एस्ट्रॉयड होते हैं इनको आप थोड़े टाइम के लिए हैबिटेशन बना सकते हो, इनको थोड़े टाइम के लिए एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हो, या इनकी मेटल का यूज़ कर सकते हो कुछ बनाने के लिए। तो उसके लिए मतलब एक लॉन्ग टर्म में अगर आपने लंबी गेम खेलनी है तो उसके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए हमारे द्वारा कोशिश की जाती है वेरियस एस्ट्रॉयड एंड वेरियस प्लैनेटरी बॉडी से सैंपल लाना, उनको टेस्ट करना एक्चुअली उनमें क्या है। उसी के लिए हमने ऑसिरिस रेक्स मिशन नासा के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया। और इसने क्या बोला, नॉर्मल मिशन होते हैं जो जाते हैं और ऑर्बिट करते हैं अराउंड, या उतरते हैं, कंपोजिशन के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वाला जो मिशन है ये रीसैम्पलिंग वाला मिशन है, इससे सैंपल वापस भी आएगा अर्थ के ऊपर। तो इन्होंने कोशिश किया था कि हम 60 ग्राम के करीब में थोड़ा सा सैंपल वापस लेके आएँ, थोड़ा सा वापस लेके उसके बाद उसकी कंपोजिशन चेक करेंगे कि एस्ट्रॉयड बेनू जो है उसके अंदर में क्या है। तो इनके द्वारा वहाँ पे टच किया गया, जिस तरीके से आम होगी वो एकदम प्लेनेट के ऊपर जाएगी, जैसे इस तरीके से घूम रही है वो नीचे नीचे आएगी और एकदम टच करके ऊपर निकल जाएगी। तो इसने टच किया अक्टूबर 2020 के अंदर में, इसीलिए ये न्यूज़ के अंदर था। और इसके द्वारा 60 ग्राम का टारगेट था हमारा, लगभग इसने 400 से लेके 1000 या 400 ग्राम से लेके 1 kg तक इतना उठा लिया हुआ है। मतलब अभी एग्जैक्ट नहीं पता कितना उठाया हुआ है, लेकिन जितना सोचा था उससे ज़्यादा उठा लिया है। और ये 2023 के अंदर में वापस आएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है कि ऑसिरिस रेक्स मिशन किसका है, तो नासा का मिशन हो जाएगा, या सिंपल पूछ लिया मैच ऑफ द फॉलोइंग, जूनो मिशन, ठीक है, इनसाइट मिशन, पार्कर सोलर प्रोब, या पार्कर सोलर प्रोब से तो पता ही लग जाएगा सन के ऊपर जा रहा है वो, उसको डिफरेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं, जिसके अंदर में सन के 3-4 मिशन दे देंगे, उसमें डाल देंगे पार्कर सोलर प्रोब किस कंट्री ने भेजा, आदित्य L1 मिशन किसने भेजा, सोहो किसके द्वारा भेजी गई थी। तो इस केस के अंदर में जूनो हमारा जुपिटर के ऊपर में, फिर हमारा इनसाइट जो है मार्स के ऊपर में 2018 के अंदर में गया, और सीरीज़ को बोला जा सकता है कि ये एस्ट्रॉयड बेनू के ऊपर गया, फिर कैसिनी मिशन को बोला जा सकता है सैटर्न के ऊपर गया, वोएजर को बोला जा सकता है न्यू हॉरिजॉन मिशन जो कि प्लूटो के ऊपर गया। तो ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको बता सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में इसीलिए बताया क्योंकि इनको अगर आप डिटेल में एक को समझ गए तो आपको पूरी गेम समझ आ जाती है कि एक्चुअल मिशन क्यों भेजे जाते हैं, और वो समझ आ जाए तो इनको याद करना काफ़ी ईजी होता है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल तो रट्टा मार ही सकते हो। 2016 में गया था और फिर ये वापस आएगा हमारे पास में 2023 के अंदर में, ओके 2023 के अंदर वापस आएगा। और यहाँ पे बाकी सब ऐसे लिखा हुआ है, 60 ग्राम तक इसको लेके आना था, उससे ज़्यादा ये लेके आया। और ये जो इसकी आर्म है TAG-SAM सिस्टम, मतलब एक आर्म थी उसकी, वो गई और उसने प्लेनेट से उठा के ले गया, तो वो इसका काम आ रहा है। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये पहला मिशन है जो कि सैंपल वापस लेके आ रहा है अर्थ के ऊपर, तो आप बोलोगे ये पहला मिशन नहीं है। एक्चुअल में जापान के द्वारा इस टाइप का मिशन भेजा जा चुका है। फर्स्ट मिशन 2010 में और दूसरा मिशन उनके द्वारा अभी रिसेंट के अंदर में भेजा गया।
जिसके अंदर में सैम्पलिंग करनी है। तो इनके नाम आपको ना भी याद हो तो भी कोई बात नहीं है, ये भी हमारे एस्ट्रॉयड हैं 25143 एंड हाई, जो मिशन का नाम है वो है हाईबूसा और हाईबूसा 2, जो कि अभी रिसेंट में गया। और इनके नाम आपको ना भी याद हो तो भी चलेगा, ऐसे थोड़ा मोटा मतलब आप देख लोगे कि रियोगु किसका मिशन हो सकता है, मतलब कौन से कंट्री के द्वारा रियोगु एस्ट्रॉयड के ऊपर में अपना कोई मिशन भेजा गया। तो अगर नाम से थोड़ा पता लग रहा है, या तो चाइना हो सकता है, या साउथ कोरिया हो सकता है, या जापान हो सकता है। तो किसके द्वारा भेजा गया? इनके अंदर में जो हमारे पास में फुल्ली फंक्शनल एक हायर लेवल का जो स्पेस ऑब्जर्वेटरीज़ हैं वो हमारी चाइना और जापान के पास हैं कैपेबिलिटीज़। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो उसके अनुसार आप लगा सकते हो रियोगु किसका होगा। तो इनके नाम वगैरह याद हों तो काम चल पड़ेगा। एस्ट्रॉयड बेनू एंशिएंट एस्ट्रॉयड है और इसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, जैसा मैंने आपको बता दिया उतना इसके बारे में जानना है। इससे हमें पता चल सकता है अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में। ओके, और ये इसका जो इंटीरियर है 20 to 40% एमपीटी है। अब एस्ट्रॉयड बेनू के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछेंगे डिटेल में, उसके चांसेस काफ़ी कम है, तो इनके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा इनसाइट मिशन। इनसाइट मिशन को 2018 में लॉन्च किया गया था। ये रिसेंट के अंदर न्यूज़ में था हमारे नवंबर अक्टूबर 2020 के अंदर में, क्योंकि इसने मार्स के ऊपर में जिस तरीके के में अर्थ के ऊपर में अर्थक्वेक होते हैं, उसी तरीके से मार्स के अंदर में मार्स क्वेक के बारे में इसने पता किया। अब क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है, हम चेक करना चाह रहे हैं अर्थ में मार्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या यहाँ पे भी टेक्टोनिक प्लेट हैं? तो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, अर्थ के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट हैं जो कि शिफ्ट करती हैं और अर्थक्वेक आता है। तो यहाँ के बारे में पूरा पता करना, ताकि अगर फ्यूचर मिशन के ऊपर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें एक्चुअल में एनवायरनमेंट के बारे में, एक्सोस्फीयर की कंपोजिशन के बारे में, हमारे मिनरल्स के बारे में, टोपोग्राफी के बारे में, पहाड़ हैं, क्या चीज़ें हैं उनके बारे में पता हो। तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले चंद्रयान 2 में, कोई भी मिशन जब जाता है किसी पर्टिकुलर प्लेनेट पे, वो कोशिश करता है वहाँ पे एक तो टोपोग्राफी, वहाँ पे पर्वत हैं, पहाड़ हैं या ग्राउंड वाटर है, उनके बारे में पता करना। दूसरा वो देखने की कोशिश करता है मिनरल और एलिमेंट की कंपोजिशन। तीसरा वो कोशिश करता है एटमॉस्फेयर के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, चौथा वो कोशिश करता है पानी है वहाँ पे, क्या मीथेन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीथेन छोड़ते हैं। तो अगर मीथेन की प्रेजेंस होती है तो ऐसा माना जा सकता है कि उस पर्टिकुलर प्लेनेट के ऊपर में लिविंग बीइंग है। अब लिविंग का मतलब नहीं कि ह्यूमन बीइंग होंगे वहाँ पे, छोटे छोटे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मीथेन मतलब होगी, प्रेजेंट होगी तो उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे हैबिटेशन है। बट इससे मतलब एक इंडिकेशन लग जाती है कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसी मतलब ये सभी मिशन जो होते हैं उनका पर्पस सेम होता है। तो अगर जैसे भी आपको कोई भी मिशन आपको पूछ लिया, आपको बोला गया कैसीनी मिशन सैटर्न के ऊपर भेजा गया, उसके क्या क्या पर्पस थे, तो आप बताओ। अब आपको पता नहीं होगा उसके क्या पर्पस हैं, आप सबके पर्पस सेम लिखोगे। तो ये इसने क्या किया, मतलब इसका काम क्या था, इनसाइट हमारे पास में नासा के द्वारा भेजा गया था 2018 के अंदर में। ओके, तो 2018 में गया, इसका मेन काम था कि इसने इनसाइट लेनी थी मार्स के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं, अंदर मार्स के अंदर है क्या वो खाली है, भरा हुआ है, भरा है तो क्या है उसमें, उस चीज़ों को पता करना था। वो था हमारा इनसाइट मिशन। अब इसके बाद में एक और जो रिसेंट के अंदर में न्यूज़ आई वो ये कि नासा के द्वारा एक क्यूरियोसिटी रोवर जो कि 2011 में भेजा गया था इनके द्वारा, कहाँ पे, मार्स के ऊपर, उसके द्वारा कुछ इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई। तो पहली बात तो हमें रोवर के बारे में पता है। रोवर क्या होता है, एक रोबोट होगा जिसके कुछ हाथ पैर होंगे और वो थोड़ा सैम्पलिंग वगैरह इकट्ठा करके टेस्ट कर सकता है, उनको चेक कर सकता है, मतलब उसको हाथ पैर होंगे। जैसे इंडिया के चंद्रयान 2 मिशन के अंदर में हमारे पास एक तो था ऑर्बिटर जो कि ऑर्बिट करने वाला था, एक था लैंडर जो कि लैंड करने वाला था और एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर में जम जाएगा, वो उसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर बैठेगा और उसमें से निकलेगा रोवर जो कि रोव करेगा, उसके टांगें होंगी, उसके टायर होंगे और वो दौड़ेगा, फिर वो पूरे एरिया के ऊपर में चेक करेगा, पिक्चरें वगैरह खींचेगा, थोड़ा सैम्पलिंग वगैरह लेगा। वैसा ये नासा के द्वारा भेजा गया था, क्यूरियोसिटी इसका नाम है। और इसने चेक किया और इसको यहाँ पे देखने को मिला एक गेल क्रेटर है, एक गड्ढा है मार्स के मिशन के ऊपर, मार्स के ऊपर वहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे इसको मिला कि यहाँ पे मीथेन हो सकती है, मीथेन की प्रेजेंस के साइन मिले। अब मीथेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर मीथेन होगी तो चांसेस हो सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हों, बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हों, और वो काफ़ी बड़ी बात होगी किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के ऊपर में प्रेजेंट हों। बिकॉज अगर लाइफ को स्टार्ट होना है तो वो काफ़ी प्रिमिटिव लेवल के ऊपर में स्टार्ट होती है, तो हमारे लिए मतलब काफ़ी अच्छी बात हो सकती है ये अगर वहाँ पे हों। एक्चुअल में हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के ऊपर में कि वहाँ पे हमें कोई कंगारू दौड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे के अंदर में हो सकता है अर्थ के नीचे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जैसे हमारी अर्थ की वेरियस प्लेनेट के नीचे उनकी जो सॉइल होगी उसके नीचे कोई ऑर्गेनिज्म हो। जैसे अर्थ के ऊपर में सॉइल के अंदर में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं,
वैसे ही वहाँ पे भी हमारे छोटे छोटे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अब वो तो देखने पड़ेंगे, आपको चेक करने पड़ेंगे। हो सकता है वो थोड़ा डीप के अंदर हो तो खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई के लिए उतना बड़ा आप सिस्टम भेजना पड़ेगा आपको जो कि मतलब ये काम कर पाए, तो वो फ्यूचर मिशन के अंदर होगा। लेकिन इसने वहाँ पे मीथेन देखा। हमारे पास में मिशन आएगा ड्रैगन फ्लाई मिशन। तो ड्रैगन फ्लाई मिशन जैसा नाम से इसके पता लग रहा है क्या कर रहा है, ये एक मिशन है पहली बात तो। दूसरा ड्रैगन फ्लाई की तरह देखने वाला है ये। ड्रैगन फ्लाई जो हेलीकॉप्टर टाइप हमारी स्पीसीज़ होती है जो कि फ्रेश वाटर की इंडिकेशन देती है। तो जो ड्रैगन फ्लाई होती है वो हमारी एक इंडिकेटर स्पीसीज़ होती है। आपने वेरियस स्पीसीज़ के बारे में सुना होगा एनवायरनमेंट के अंदर में, जो कि इंडिकेट करती हैं, अगर उनकी प्रेजेंस हो किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, वो इंडिकेट करती हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में किसी चीज़ की प्रेजेंस होगी। तो वैसे ही हमारे पास में जो ड्रैगन फ्लाई होती है, जो हमारे पास में हेलीकॉप्टर ऑर्गेनिज्म होता है, वो बताता है वहाँ पे कि पानी के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, अच्छी खासी मात्रा है, मतलब वो पॉल्यूशन वहाँ पे कम है, वहाँ पे वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो मिशन है ड्रैगन फ्लाई, एक तो ये जाएगा लेट काफ़ी, या हमारा 2025 के बाद में 26-27 के अंदर में जाएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर जा रहा है। वो ऐसा नहीं छोटे मोटे आसपास के एरिया में, जैसे हमारा मार्स के ऊपर हमने भेजा हुआ है, वीनस के ऊपर में हम अपना मिशन भेजेंगे, लेकिन ये वहाँ पे नहीं, ये उससे भी हमारे पास में परे जाएगा, ये सैटर्न के ऊपर जाएगा। तो शनि ग्रह के ऊपर में नासा का पहले से एक मिशन है जिसका नाम है कैसिनी मिशन। उसने हमें काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भेजी, उसके अंदर में उन्होंने जो सैटर्न है, शनि जो ग्रह है, उसके आसपास, जैसे हमारे पास में मून है, हमारा इकलौता मून है, शनि जो ग्रह है उसके पास में 82 मून है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो उसको अराउंड घूमते रहते हैं। उन सब में उनका जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है टाइटन, और उसकी उसने पिक्चर भेजी और उससे हमें मतलब कुछ चीज़ों के बारे में पता चला, और साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए बिकॉज ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी हो सकता है। इनके द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे जीवन हो सकता है। इसका मतलब ड्रैगन फ्लाई मिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको जीवन मिलता है तो मतलब इससे बड़ा रिवोल्यूशन कुछ नहीं हो सकता हमारे सोलर सिस्टम की एक्सप्लोरेशन के अंदर में, मतलब काफ़ी बड़ी बात होगी हमारे लिए ये। उसका मतलब एक तो हम ये असेस करते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास में एक तो अर्थ का हमें न स्टार्टिंग पता न एंड पता, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, सॉरी अर्थ की नहीं बात की जा रही, यूनिवर्स की, ना यूनिवर्स की स्टार्टिंग पता, ना एंड पता, ना इसका नॉर्थ साउथ कुछ भी पता नहीं है। तो हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हैं, अर्थ के ऊपर, और हमें ये भी नहीं पता कि सेंटर में आगे पीछे कहाँ पे है, हमें आगे पीछे का कुछ भी पता नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, अभी तक हमारे पास में कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि हमारे पास में काफ़ी सारी ऐसी अर्थ साइज के प्लेनेट होंगे जिनके ऊपर जीवन संभव होगा अलग अलग फॉर्म के अंदर में। लेकिन हमने सिर्फ ये मतलब एक तरीके का साइंस फिक्शन है कि ऐसा होगा, और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मान लो 50,000 अर्थ हमारी इस टाइप की होंगी जिनके ऊपर में जीवन हो सकता है, लेकिन आज तक हमें कभी नहीं मिला। लेकिन अगर वही जीवन हमें सोलर सिस्टम के अंदर में, हमारे इंटरनल जो प्लैनेट हैं हमारे पास में, उन्हीं के अंदर मिल जाए तो काफ़ी रिवोल्यूशनरी ये बात होगी। उससे मतलब हमारा एक कंप्लीट तरीके से जो पर्सपेक्टिव होगा यूनिवर्स को देखने का वो शिफ्ट हो जाएगा। उसी के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन को नासा के द्वारा भेजा जाएगा। कहाँ पे? टाइटन, जो कि लार्जेस्ट मून है सैटर्न प्लैनेट का, उसके ऊपर भेजा जाएगा। नासा के द्वारा कोशिश की गई कि हम नए नए फ्रंटियर ओपन करें। नए नए फ्रंटियर मीन्स कि हम अलग एक स्ट्रेटेजिक तरीके से मीडियम टर्म के कुछ ऐसे मिशन लेके जाएं जिससे कि एक स्ट्रेटेजिक पर्टिकुलर लोकेशन को हम टारगेट करें। उसको उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया राउंड अबाउट 2002 के अंदर में। उसका नाम उन्होंने रखा न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। तो क्या आपको ये याद करना है? आपको सिर्फ ड्रैगन फ्लाई याद करना है, ये सिर्फ ऐसे ही बोलने के लिए है। न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के अंदर में 4 मिशन उनके द्वारा लॉन्च किए जा चुके हैं। तो उसके अंदर में उनके द्वारा एक न्यू हॉरिजॉन मिशन लॉन्च किया गया। न्यू हॉरिजॉन मिशन को 2003 के अंदर में इनके द्वारा भेज दिया गया था। उसके बाद में न्यू हॉरिजॉन मिशन किसके ऊपर गया, इसके बारे में आई थिंक हमने देख लिया है पहले भी। प्लूटो के ऊपर इसको भेजा गया, प्लूटो के ऊपर, जिसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। तो न्यू, अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग बोला गया तो याद कर लेना, प्लूटो के ऊपर भेजा गया। और इसने काइपर जो बेल्ट है उसके बारे में भी हमें बताया, ये भी हमने देख लिया हुआ है कि ये जो हमारे पास में नेपच्यून है उसके बाहर हमें इस टाइप की बेल्ट देखने को मिलेगी। तो उसी के अंदर में हमारे पास में जूनो मिशन, जो कि जुपिटर के ऊपर भेजा गया, जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। फिर ऑसिरिस रेक्स मिशन, जो कि एस्ट्रॉयड बेनू के ऊपर भेजा गया। वो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम जो कि 2002 में स्टार्ट किया गया था, उसके अंदर में हमने ये 3 मिशन भेजे। उसमें चौथा जो मिशन होगा वो जाएगा हमारा ड्रैगन फ्लाई मिशन, और जाएगा ये टाइटन मून के ऊपर, जो कि सोलर सिस्टम के अंदर में सेकंड लार्जेस्ट मून है। प्लस हमारे पास में सैटर्न के मून के अंदर फर्स्ट सबसे बड़ा मून आता है सैटर्न का, लेकिन सोलर सिस्टम में सेकंड है। तो फर्स्ट आपको बताना है कौन सा मून है, और फर्स्ट उसके अंदर में हिंट ये है, जो हमारी अर्थ के अंदर में सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर,
उसका वो मून है, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसेंट के अंदर में हमारे जो सैटर्न है उसके अंदर में 20 न्यू मून की डिस्कवरी हुई, और उससे अगर सोलर सिस्टम के अंदर पूछा गया सबसे ज़्यादा मून किस प्लेनेट के हैं, पहले थे जुपिटर के, अब हैं सैटर्न के। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, और इसके अंदर में इसकी टोपोग्राफी की अगर बात करते हैं तो इसके सैंड डून्स बने हुए हैं और वाटरवे के चैनल टाइप बने हुए हैं। मतलब वाटरवे उसके अंदर ऐसा नहीं वाटर है, लेकिन उसके अंदर में लिक्विड तरीके से मीथेन और इथेन फ्लो कर रही है। तो इस तरीके के ओशियन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर में एटमॉस्फेयर है, जैसा अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे भी एटमॉस्फेयर है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर से लगभग 5 गुना ज़्यादा थिक है वो। ये ज़्यादा डिटेल आपको पता होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा उससे ये थिक है। प्लस इसके ऊपर पहले से मिशन जा चुका है। किसका मिशन गया था, यहाँ पे गया था एक कैसिनी मिशन, उसके बारे में भी ध्यान रखना है। नासा का वो मेन मिशन था, सपोर्ट की गई थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। उसके बाद आता है पंच मिशन। पंच मिशन किसके ऊपर, हमारे पास में पहले हमने देखा हुआ पार्कर सोलर प्रोब, हमने देखा आदित्य मिशन। ओके, तो उन्हीं की कड़ी के अंदर में एक और मिशन जिसका नाम है पंच मिशन। अब पंच मिशन थोड़ा बेबी मिशन है, बेबी मिशन इन द सेंस इसमें हमारे पास में 4 सैटेलाइट होंगी जो कि छोटी छोटी बेबीज़ होंगी। इन चारों को भेजा जाएगा और ये चेक करने की कोशिश करेंगी। कोई भी मिशन जो सोलर सन के ऊपर भेजा जाएगा उसको एक्चुअल में एक ही चीज़ की स्टडी करनी है। एक ही चीज़, किस चीज़ की, एक तो सोलर फ्लेयर, सन किस तरीके से अपनी जो चार्ज पार्टिकल है उनको आसपास फेंक रहा है। सन के बारे में हमने जो बेसिक स्टडी किया था बस उसी की स्टडी करनी है अलग अलग तरीके से। तो ये हमारे पास सन जो है चार्ज पार्टिकल को छोड़ता है अपने आसपास, और जितने रेंज तक वो उसको छोड़ पाता है उसको बोलते हैं हेलियोस्फीयर। मतलब इसमें सन का इन्फ्लुएंस है। उसी के अंदर में हमारे पास में प्लेनेट आते हैं, ठीक है, और प्लेनेट के बाहर भी ये उन चीज़ों को, चार्ज पार्टिकल को छोड़ता है, काफ़ी लंबे एरिया तक छोड़ता है। प्लस ये मतलब उस लेवल तक छोड़ेगा जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी सन की उतने लेवल तक छोड़ेगा। तो अगर ये इन चीज़ों को छोड़ रहा है और हमें पता है ये चीज़ें हार्मफुल है हमारे लिए, कोई भी बॉडी जो होती है जब जितना ज़्यादा रेडिएशन से इफेक्ट होती है वो टूटने लगती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट टूटने लगते हैं, डीएनए टूटने लगता है, मसल डेटेरिएट होने लगती हैं। इट मीन्स आप अगर स्पेस के अंदर ज़्यादा समय रहोगे तो आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा। और इसका ये भी मतलब आ रहा है कि अगर आप अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, अर्थ की मैग्नेटिक स्फीयर जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, अगर आप उन दोनों चीज़ों से बाहर जाओगे तो सन की जो रेडिएशन होगी वो आपको अफेक्ट करेगी। अब मान लो आप फ्यूचर के अंदर बोल रहे हो मून के ऊपर आप बेस बनाओगे, बेस तो अच्छी बात है मून के ऊपर बनाओगे, लेकिन वो हमारे पास में रेडिएशन से कैसे बचोगे। तो उन चीज़ों की स्टडी करने के लिए हमें सन के बारे में पता होना ज़रूरी है कि सन की रेडिएशन एक्चुअली निकलती कैसे है और उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। फ्यूचर में अगर मार्स के ऊपर जाना है, 1-2 साल आपको ट्रैवलिंग के अंदर लगेंगे, बीच में तो रेडिएशन से मर जाओगे, आपको वहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं कोई बचाने के लिए, तो आप बीच में ही मर जाओगे। उन चीज़ों को हमें स्टडी करने की आवश्यकता है। प्लस हर एक स्टार की एक पर्टिकुलर एज होती है, उस एज के बाद में वो स्टार अपने साइज़ के अंदर में ग्रो कर करके ब्लास्ट हो जाएगा। वैसा ही सन के साथ में भी होगा। तो हमें एक्चुअल में पता करना है कि सन के अंदर में कितना फ्यूल बचा हुआ है। इन सब चीज़ों को हमें चेक करना होता है कि सन की सोलर फ्लेयर कैसे निकलेंगी, कोरोनल मास इजेक्शन कैसे होंगी, सोलर विंड, हेलियोस्फीयर, इन सब चीज़ों के बारे में चेक करना है सन के अंदर कितना फ्यूल है। अब इनके लिए इंस्ट्रूमेंट भेजे जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा नहीं कि उनके ऊपर लिखा होता है पहले कि ये क्या चेक करेगा, ये काफ़ी सारी रीडिंग लेते हैं और उसके बाद उनको स्टडी किया जाता है काफ़ी सालों तक, उससे हमें जानकारी मिलती है। तो इसीलिए ये काफ़ी सारे अलग अलग वेराइटी के अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट के साथ में मिशन भेजे जा रहे हैं। उसी में एक मिशन है जिसका नाम है पंच मिशन, नाम है पोलेरीमीटर टू यूनिफाई कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। तो सन के बारे में जो हमने बेसिक देखे थे, हेलियोस्फीयर, कोरोना हमने देखा हुआ है, हमने उन चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना है। 2022 में अभी इसको लॉन्च करेंगे और सन के ऑटर कोरोना से सोलर विंड कैसे निकल रही है उनके बारे में ये स्टडी करेंगे। उससे पहले हमारे मिशन जा चुके हैं, एक हमारा नासा का पार्कर सोलर प्रोब, हमारा आदित्य जाने वाला है, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का सोलर ऑर्बिटर, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। पार्कर सोलर प्रोब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंच मिशन किसका है, फिर पूछ लिया सोलर ऑर्बिटर ये किसका मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी मेन और नासा उनको सपोर्ट कर रही है। उसके बाद में पूछ लेंगे आदित्य मिशन, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछ लिया जाएगा आपको। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि सन जो है चार्ज पार्टिकल छोड़ता रहता है हर एरिया के अंदर में, जब उनको बड़े लेवल के ऊपर छोड़ेगा तो उसको बोलेंगे कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है। उनको कोरोनल मास इजेक्शन से थोड़े छोटे लेवल पे छोड़ेगा तो उनको बोलेंगे सोलर फ्लेयर। और विंड तो ये छोड़ता रहता है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल छोड़ रहा है हर प्लेस में। अगर ये अर्थ के ऊपर हमारे पास में अर्थ के ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड ना हो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें ना बचाए, तो इससे हमारी बॉडी को तो नुकसान होगा ही होगा। हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ग्रिड्स हैं,
जैसे हमारे पास फ़ोन के टावर वगैरह होते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती हैं, प्लस उसके अलावा हमारी बिजली की जो ग्रिड्स होती हैं उन सब का कंप्लीट डिसरप्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमने स्टडी करना है एक्चुअल में कैसे चीज़ें हो रही हैं। अगर हम अपने स्पेस के अंदर में एक्सोस्फीयर में जाएंगे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएंगे, तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसका, हमारी सैटेलाइट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो सब चीज़ें हमें स्टडी करनी है। उसके अलावा नेक्स्ट मिशन आता है हमारे पास स्नोएक्स। ये एक प्रोजेक्ट है, नासा के द्वारा प्रोजेक्ट चलाया गया था 2016-17 में, 5 साल का प्रोजेक्ट है। पता होना चाहिए बस स्नोएक्स क्या है। स्नो जो होती है उसको हमने क्या करना है, एस्टिमेट करना है कितनी है। ये इंडिया के अंदर नहीं करेंगे, वैसे तो ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर में कितनी स्नो है, उससे कितना वाटर बनेगा और क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है उसके ऊपर में, और अगर कोई वेदर इवेंट होता है जिसके अंदर ग्लेशियर वगैरह पिघलेगा, वैसी चीज़ों को मतलब स्टडी करना है एक्चुअल में कितना पानी है उनके अंदर में, ग्लेशियर के अंदर में, उससे पूरी जानकारी मिलेगी। नॉर्मली ये हमारा सिर्फ स्टडी कर रहा है नॉर्थ अमेरिका को, इंडिया के अंदर स्टडी नहीं कर रहा, ना चाइना में कर रहा है, लेकिन इससे हमें एक स्टैंडर्ड मिल जाएगा कैसे चेक करते हैं। फिर नासा इसको एक्सपेंड भी कर सकती है या हम अपने तरीके से कर लेंगे। उसके बाद नॉट सो इम्पोर्टेंट हमारे पास टेलीस्कोप आता है, स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप। नासा के द्वारा हमारे 2000 के अंदर में प्लस 1980s के अंदर से ही उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था काम, किस चीज़ का, बड़ी बड़ी दूरबीनें बनाने का, बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाने का। टेलीस्कोप से हम चेक करते हैं, बाहर की यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के लिए हमें पता है जिस तरीके से हम आंखों से देखते हैं, हम विजिबल लाइट के अंदर देखते हैं चीज़ों को, तो जो चीज़ विजिबल लाइट को छोड़ेगी उन चीज़ों को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम के अंदर चीज़ें होती हैं उनको हम देख पाते हैं। जैसे हम लाइट को देख पाते हैं, हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे रेडियो वेव्स, क्या आप उनको देख पाते हो? आप उनको नहीं देख पाते बिकॉज आपकी आई सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकती है, रेडियो वेव को नहीं देख सकती। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि रेडियो वेव छोड़ते हैं, काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो कि एक्सरे छोड़ते हैं, कुछ इंफ्रारेड छोड़ेंगे। तो अगर ये मान लो एक्सक्लूसिव तरीके से उन्हीं रेस को छोड़ रहे हैं, एक्सरे को छोड़ रहे हैं, तो नॉर्मल टेलीस्कोप में जो विजिबल लाइट वाला टेलीस्कोप होगा उसमें वो दिखेंगे ही नहीं। इसीलिए अलग अलग वेराइटी के टेलीस्कोप बनाए जाते हैं। तो ये हमने पहले भी इनके बारे में थोड़ा बेसिक देखा हुआ है। उसी श्रेणी के अंदर में हमारे पास टेलीस्कोप है, इसका नाम है स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप। नासा के द्वारा एक्चुअल के अंदर में प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसके अंदर में उन्होंने 4 बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरी क्रिएट की। 1990 से लेकर 2003 तक 4 बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरी उन्होंने ऊपर छोड़ी। ऑब्जर्वेटरी जब बोलेंगे उसका मतलब टेलीस्कोप, मतलब दूरबीन, मतलब कैमरा, बड़े वाला कैमरा। तो एक था हबल स्पेस टेलीस्कोप जो कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोला जा सकता है, जिसने कि जो हमारी पूरी यूनिवर्स की जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसका 90 to 95% एरिया आप इसको दे सकते हो अकेले को। इसने काफ़ी डिस्कवरीज की हुई हैं। और ये देखता कौन सी, मतलब इसकी आंखें क्या देखती हैं, विजिबल लाइट मेन है, उसके साथ में अल्ट्रा वायलेट का भी थोड़ा सा पोर्शन देख लेता है। तो ये काम करता है। फिर आया कैप्टोन गामा रे ऑब्जर्वेटरी। अब जैसा नाम से इसके पता लग रहा है ये गामा रेज के अंदर देखेगी। काफ़ी सारे हमारे स्टार्स होते हैं जो कि गामा रेज को छोड़ते हैं, तो अगर आपने उनकी स्टडी करनी है तो आपके लिए उसके लिए दूरबीन होनी चाहिए जो कि गामा रेज के अंदर देखे। फिर चंद्रा एक्सरे, अब ये भी हमारे ऑब्जर्वेटरी है, मतलब ये भी टेलीस्कोप है, दूरबीन है जो कि एक्सरे में देखेगी। और स्पिट्ज़र जो स्पेस टेलीस्कोप है, मतलब इसकी अभी एज ख़त्म हो गई, ठीक है, मतलब अब जाने वाला ये, तो ये न्यूज़ के अंदर था 2020 के अंदर में ये मर गया। तो स्पिट्ज़र जो स्पेस टेलीस्कोप है ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखता है। तो इनके बारे में वैसे तो ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, नाम पता हो, और अगर एडवांस लेवल के ऊपर जाना है तो एक तो नासा के हैं चारों ये पता, और उससे भी थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर में तो विजिबल में देख रहे हैं या कौन सी रे में देख रहे हैं, जैसे हमारी एस्ट्रोसैट ऑब्जर्वेटरी है। एस्ट्रोसैट जो ऑब्जर्वेटरी है वो अलग अलग रेंज के अंदर में देखती है, वो इंफ्रारेड के अंदर में भी देख लेती है, विजिबल के अंदर में भी देख लेती है, प्लस अल्ट्रा वायलेट में भी देख लेती है। वो मल्टीपल वेवलेंथ के ऊपर में चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, और उसके ऊपर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ सकते हैं विजिबल में कर रही है या वो किस चीज़ में कर रही है। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वो किस चीज़ में करेगा, अभी उसको भी सेंड किया जाना है, तो वो कौन सी में करेगा, वो मेनली इंफ्रारेड के लिए बना हुआ है, इंफ्रारेड के लिए काफ़ी पावरफुल टेलीस्कोप है वो, ठीक है। तो वैसे ही उसको बोला गया हब्बल को रिप्लेस करेंगे उससे, लेकिन हब्बल तो मेनली हमारा विजिबल और नियर अल्ट्रावायलेट में स्टडी कर रहा था। तो बस थोड़ी सी डिटेल है, पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो आपको मतलब काफ़ी चमकीला सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, काफ़ी चमकीला ऑब्जेक्ट है, उसके साथ में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ओके। तो इसी पिक्चर को यहाँ पे देखो, ये हमारे पास चमकीला ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे देखा, उसके साथ आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, ओके। इसको देखा जा रहा है विजिबल लाइट के अंदर में। अब देखो इसको इंफ्रारेड के अंदर में, इंफ्रारेड में जब देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक और स्टार,
मीन्स आपने ऐसे इनविजिबल पोर्शन होते हैं जो कि एक्चुअल में विजिबल के अंदर नहीं दिखेंगे, लेकिन इंफ्रारेड रीजन के अंदर में वो दिख जाएंगे। इंफ्रारेड रीजन में दूर दूर के स्टार भी दिख जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे जो हमारी नॉर्मल लाइट है वो भी, अगर कोई स्टार नॉर्मल लाइट भी छोड़ रहा है लेकिन वो काफ़ी मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाते जाते मतलब उसकी वो काफ़ी डिम हो जाती है। डिम होने के कारण वो इंफ्रारेड की रेंज के अंदर तो दिख पाएगी, लेकिन एक्चुअल में विजिबल के अंदर देख नहीं सकते हम उसको। उसके लिए इंफ्रारेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी के लिए जेम्स वेब हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आया स्टार लाइनर। तो स्टार लाइनर क्या है? स्पेस कैप्सूल है, मतलब एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर में आदमी बैठ के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्पेस के अंदर जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी सैटेलाइट, एक ऐसा डब्बा जो कि अर्थ के अराउंड घूम रहा है, 400 किलोमीटर ऊपर घूम रहा है तेज़ी से, और अर्थ के ऊपर में ऑब्जर्वेशन भी करता है प्लस एक्सपेरिमेंटेशन करता है ऊपर ये। तो वहाँ पे लोगों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए, कार्गो ले जाने के लिए एक स्टार लाइनर बिल्ड किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा और बिल्ड किया गया अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा। तो नासा मेन आप याद कर सकते हो इसके अंदर में। फिर आया सोलर ऑर्बिटर मिशन, जो हमने पीछे देखा। इसको लॉन्च किया गया फरवरी 2020 के अंदर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। आदित्य को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। जो हमारा सोलो मिशन, सोलर ऑर्बिटर मिशन, उसको लॉन्च किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी, प्लस नासा की ये थोड़ी मदद लेंगे। प्लस पंच मिशन हमने देखा, पंच मिशन को लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। तो पता होना चाहिए कहाँ पे जा रहे हैं, और काम तो सबका सेम सेम ही किया जाएगा इनके द्वारा। तो इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा, फैब में इसको भेज दिया गया। 7 साल का मिशन होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसके? ये डिटरमाइन करेगा सन अपने अराउंड एनवायरनमेंट कैसे बनाता है। सन का एनवायरनमेंट मतलब कि सन अपने जितने भी एरिया को इन्फ्लुएंस करता है वहाँ पे वो चार्ज पार्टिकल छोड़ रहा है। तो वो एक्चुअल में एनवायरनमेंट बना रहा है कंप्लीट तरीके का, डिफरेंट एनवायरनमेंट, रेडिएशन छोड़ रहा है। उसको वो कैसे बनाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उन चीज़ों को स्टडी करेगा ये। कैसे वो हेलियोस्फीयर जनरेट करता है, मतलब सन का जिस एरिया तक प्रभाव होगा उसको बोलेंगे हेलियोस्फीयर। उसके अंदर में हमारे प्लेनेट आ जाएंगे बीच में, उससे बाहर भी काफ़ी सारे एरिया को इन्फ्लुएंस करता है सन, ठीक है। और जितना सन का ये वाला जो एनवायरनमेंट है यहाँ तक वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा हेलियोपाउस। और इसके बाद जो हमारा स्पेस स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे इंटरस्टेलर स्पेस। मीन्स एक स्टार जिस एरिया के अंदर में अपना जितना भी इफेक्ट है उसको फैलाना ख़त्म कर देता है, वहाँ से स्टार्ट होता है इंटरस्टेलर स्पेस, मतलब 2 स्टार के बीच में वाला स्पेस। और उसी के साथ में सोलर विंड कैसे जनरेट करता है, ये सोलर विंड ही है जो चार्ज पार्टिकल ये छोड़ता है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, ठीक है। सन का जो सरफेस है वो किस तरीके से चेंज होता है, कब इसमें ज़्यादा हीट होती है, कब कम इसमें हीट होती है, उन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो इनके ऑब्जेक्टिव आपको सेम सेम देखने को मिलेंगे। ये अलग अलग तरीके के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से एक डिफरेंट, मतलब काम इनका सेम किया जा रहा है, आपको स्टडी करना है। हमारे सन का जो कोरोना है एक्चुअल में वो मतलब इतना ज़्यादा हीटअप क्यों है, अंदर जो है अंदर उतना टेम्परेचर नहीं है, लेकिन कोरोना सन की जो बाहर वाली लेयर होगी उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। वो कैसे? सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैसे प्रोड्यूस करता है ये, प्लस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मैग्नेटिक एनोमेलीज होने के कारण सन के अंदर में कई बार डार्क स्पॉट देखने को मिलते हैं जिनको सन स्पॉट बोलते हैं। वो कैसे बनते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, सन सोलर विंड कैसे छोड़ता है, सोलर फ्लेयर कैसे छोड़ेगा, कोरोनल मास इजेक्शन कैसे छोड़ेगा, कितने एरिया को वह प्रभावित करेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये उन्हीं चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा नासा के 4 पॉसिबल मिशन हैं जिनके बारे में हमें जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ओके, अगर ये फ्यूचर के अंदर इनके द्वारा डेट रिलीज़ की जाती है कि ये मिशन हम लॉन्च करेंगे तो हम इनके बारे में देखेंगे। अदरवाइज़ ये सिर्फ हमारे पास में नोट्स के अंदर में, न्यूज़पेपर के अंदर में देखने को मिल रहे थे। अदरवाइज़ इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी के लिहाज से। नेक्स्ट आता है छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी मोटी बातें। रावण सैटेलाइट। रावण जो सैटेलाइट है श्रीलंका की पहली सैटेलाइट है। कुछ भी याद नहीं करना, रावण श्रीलंका, आपको नॉर्मली पता लग जाएगा कि रावण श्रीलंका का राजा हुआ करता था। और ये छोटी सी बेबी सैटेलाइट है, मतलब ये 1.5 किलो की सैटेलाइट है। तो कोई बड़ी सैटेलाइट नहीं भेज दी कि कुछ मतलब बड़ी रिमोट सेंसिंग करेंगे, छोटी सैटेलाइट है। उसके अलावा स्पेक्टर RG एक मिशन है, रशिया और जर्मनी, बस इतना याद रखना है। स्पेक्टर RG रशिया और जर्मनी उन दोनों का मिशन है। वैसे तो ये एक दूसरे को, मतलब जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका, ये और रशिया एक दूसरे में फ़ाइट करते रहते हैं, लेकिन स्पेस मिशन के अंदर में ये कॉपरेशन करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया साथ में मिलकर वर्क कर रहे हैं। वैसे ही इनके द्वारा भी मतलब थोड़ी बहुत कॉपरेशन की जा रही है। रशिया और जर्मनी एक सैटेलाइट छोड़ेंगे, और वो क्या सैटेलाइट क्या होगी, वो ऑब्जर्वेटरी होगी। इसका क्या मतलब, वो सैटेलाइट होगी जो दूरबीन होगी, मतलब वो टेलीस्कोप होगा। जब भी कोई टेलीस्कोप हो, पूछो
टेलीस्कोप देखता कौन सी रेंज के अंदर है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देख रहा है, विजुअल में देख रहा है, गामा में, एक्सरे में, किस में देख रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक बातें हैं। तो ये देख रहा है एक्सरे के अंदर में, तो बस काम ख़त्म। उसके बाद आया चैंग 4 मिशन। अब चैंग के बारे में अगर आपने बात समझनी हो, चाइना जो है, चाइना का चैंग से आप जोड़ सकते हो। चाइना के अंदर में चैंग जो होता है वो मून की गॉडेस है। तो पहली बात तो चैंग अगर बोला गया आपको मैच करने के लिए, आपको बोला गया चंद्रयान को मैच करो, चैंग को मैच करो, तो आपको पता लग जाएगा चैंग मिशन जो है वो चाइना का है। दूसरी बात, चाइना के द्वारा कोशिश की गई, इनके द्वारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई 2007 में 2020 तक चैंग सीरीज़ के कुछ प्रोग्राम। इन्होंने बोला हम मून के ऊपर स्टडी करेंगे। क्या क्या करेंगे? 2007 में इन्होंने बोला हम कुछ मिशन भेजेंगे, चैंग 1 2 3 4 5। कितने मिशन है टोटल? 1 से लेके 5 तक। 5वां लास्ट मिशन है जो कि ख़त्म हो गया, मतलब ये चैंग वाला काम इनका, चैंग जो कर रहे थे चैंग 1 2 3 वो ख़त्म हो गया। चैंग के अंदर कर क्या रहे हैं? पहले उन्होंने बोला एक ऑर्बिटर भेजेंगे। ऑर्बिटर क्या? जो कि घूमेगा मून के अराउंड। फिर उन्होंने बोला हम एक लैंडर भी भेजेंगे जो कि लैंड करेगा। ओके। फिर उन्होंने बोला एक रोवर भी भेजेंगे जो कि घूमेगा मून के सरफेस पे। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि 5वां जो हमारा लास्ट मिशन होगा उसके अंदर में हम वापस लेके आएंगे, सैम्पलिंग मिशन होगा, सैंपल लेके आएंगे मून से वापस अर्थ के ऊपर में। तो इन्होंने क्या बोला 2007 में? इन्होंने बोला हमने कुछ काम करने हैं। क्या काम करने हैं? एक ऑर्बिटर छोड़ना है, एक लैंडर छोड़ना है, एक रोवर छोड़ना है। हमने चंद्रयान 2 में क्या कोशिश की थी? एक ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर छोड़ने की। इन्होंने 2007 में बोला हम ये काम करेंगे। उसके अलावा इन्होंने एक और काम बोला जो हमने नहीं बोला। इन्होंने बोला हम सैंपल वापस लेके आएंगे मून से, तो वो भी इनके द्वारा बोला गया। अब इसमें आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, आपको तो पता होना चाहिए चैंग 4 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास में चाइना की एजेंसी है, उसका काम है ये। ओके। तो ये फर्स्ट मिशन है जो कि मून की फार साइड के ऊपर गया, साउथ पोल के ऊपर में, फार साइड के ऊपर में। तो एक्चुअल में जो जहाँ पे मतलब हमारा मिशन जा रहा था वहाँ पे नहीं गया ये एक्चुअल में, लेकिन मून जो है वो अर्थ के अराउंड टाइटली लॉक्ड है। किसी भी बॉडी का टाइडल लॉकिंग के अंदर में होने का मतलब है उसकी सिर्फ हमें एक ही साइड दिखेगी कंटिन्यूसली, जो उसकी फार साइड है वो हमें कभी भी नहीं दिखती। उसके बारे में हमें मतलब एक्चुअल में जब हम मून को देखते हैं वो टाइडली लॉक्ड है, वो एक ही साइड हमें बार बार दिखती है उसकी, वो उसी तरीके से घूम रहा है, उसको बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। तो उसकी जो दूसरी वाली साइड है, फार साइड है, जिसको हम नहीं देख पाते अपनी आंखों से, वो वाली साइड वहाँ पे इन्होंने इसको उतारा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और ये चैंग 4 मिशन था, चाइना का है। इसके साथ ही ये तो थोड़ी मतलब पुरानी न्यूज़ है, पुरानी मतलब ये हमारी 2020 स्टार्टिंग की न्यूज़ है। उसके बाद इन्होंने 5th मिशन भी लॉन्च कर दिया गया है, चैंग 5 लास्ट मिशन। चैंग 4 मिशन के अंदर तो सिर्फ इन्होंने लैंडर छोड़ना था इसके ऊपर में, ठीक है, और रोवर छोड़ना था। लेकिन जो 5वां वाला मिशन है, जो हमारा 5वां मिशन है जो कि नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया, उससे इन्होंने सैंपल को वापस भी लेके आना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चाइना कंट्री का नाम याद रखना है और कर क्या रही है वो याद रखना है। फिर आए छोटे छोटे बेबी स्टेप। होप मिशन, होप स्पेस क्राफ्ट किसका है? यूएई का एयरक्राफ्ट है जो कि जाएगा मार्स के ऊपर, उसके अराउंड ऑर्बिट करेगा। तो इंडिया ने ऐसा पहले भेजा हुआ है, ये भी उसको करने की कोशिश कर रहे हैं यूएई वाले। तो फर्स्ट टाइम इनके द्वारा किया गया और ये मतलब ऐतिहासिक और थोड़ा अच्छा इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर में साइंस से रिलेटेड उतनी ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती। कोई ऑब्जर्वेटरी में पार्टिसिपेशन करना, वहाँ पे जो हमारी मिडल ईस्ट के अंदर में रिच कंट्रीज़ होंगी, मुस्लिम कंट्रीज़, वो ज़्यादा फोकस करती हैं रिलीजन के ऊपर में, हर चीज़ के अंदर में रिलीजन को घुसेड़ेंगे। लेकिन एक काफ़ी जो चेंज आपको देखने को मिला कुछ सालों के अंदर में, 5-6 सालों में, सऊदी अरेबिया मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश कर रहा है और जो मेन कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं वहाँ पर। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट जब किसी भी कम्युनिटी में आता है तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। तो यूएई और सऊदी अरेबिया वो थोड़ा एक्सपेंड करके थोड़ा और लिबरल तरीके से वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी श्रेणी के अंदर में यूएई ने भेजा होप मिशन। फिर आया हमारे पास में तियानवेन 1। ये क्या है? चाइना का इंटरप्लैनेटरी मिशन है जो कि मार्स के ऊपर जाएगा। हमने अपना मंगलयान भेजा हुआ है, इनका मिशन जाएगा हमारे पास में 2020 के अंदर में जा चुका है, सॉरी। तो ये वाला मिशन जाएगा इनका और इसमें 3 चीज़ें होंगी, एक ऑर्बिटर जो घूमेगा अराउंड, दूसरा लैंडर जो कि लैंड करेगा, तीसरा रोवर। 3 चीज़ें इनके द्वारा इसके ऊपर भेजी गई, तियानवेन, याद रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए। जैसे हाइबुसा 2 हमने ये पहले देख लिया। जापान का ये एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है रेयोगु, उसके ऊपर में सैम्पलिंग करनी है, तो उसके लिए ये मतलब जा चुका है 2018 में और ये अब बैक आएगा, अर्थ के ऊपर में बैक आएगा अब ये। तो उसके लिए न्यूज़ के अंदर था हाइबुसा, याद रखना है आपने, हाइबुसा कंपनी बाइक वाली। उसके बाद आता है 30 मीटर टेलीस्कोप। तो ये क्या है? 30 मीटर टेलीस्कोप। मीटर
30 मीटर। किस चीज़ का क्या मतलब हुआ इसका, जो मिरर साइज़ होगा वो 30 मीटर का होगा। तो इतना बड़ा टेलीस्कोप है, ऐसा मतलब बोला जा रहा है इनके द्वारा। अभी बनेगा ये, अभी बनानी है ये। वैसे तो इसके बारे में 2000 से बातें चल रही हैं कि ये बनेगा, काफ़ी सारी कंट्री बोल रही हैं कि इस टाइप का बनाएंगी। और अगर ये बनेगा तो अर्थ के ऊपर में सबसे बड़ा विजिबल लाइट वाला टेलीस्कोप होगा। पहले मैंने आपको बोला जब भी टेलीस्कोप दिखे पूछो खुद से कि एक्चुअल में क्या है ये, क्या ये रेडियो वेव वाला टेलीस्कोप है। अगर रेडियो वेव वाला टेलीस्कोप होगा तो उसको कितना ही बड़ा बना सकते हैं, तो पूरी अर्थ के ऊपर में उसको बना लो। लेकिन हमारा अगर लाइट वाला होगा तो उसके मिरर के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा मिरर का साइज़ होगा उसका, उससे पता चलेगा कितनी लाइट वो खींचेगा। दूसरी बात, उसको बनाएंगे कहाँ पे, उसको शहरों में नहीं बनाते थे कि दिल्ली के अंदर बना देंगे। दिल्ली में बनाएंगे तो आपको दिखेगा ही कुछ नहीं उसमें, क्योंकि लाइट का पॉल्यूशन ही इतना ज़्यादा है। उसको बनाना पड़ता है ऊंचे प्लेस के ऊपर, प्लस ऐसे प्लेस में जो हैबिटेशन से थोड़ा दूर हो, थोड़ा हाइयर प्लेसेस पे, जैसे लद्दाख के अंदर में काफ़ी अच्छा बनेगा। या हमारे ऐसे एरिया के अंदर में सेंट्रल इंडिया में बनाना हो तो राजस्थान के अंदर में आप बनाओगे हाइट के ऊपर में, अरावली हिल के ऊपर रखोगे जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो लाइट का, ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं। वैसे ही 30 मीटर टेलीस्कोप, ये वाला भी एक टेलीस्कोप है, 30 मीटर का इसका साइज़ होगा मिरर का। इसको बनाने के बारे में बात बोली गई, और जब ये बनकर तैयार होगा तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप होगा। लेकिन न्यूज़ के अंदर इसीलिए था क्योंकि ये बन नहीं पा रहा है। बन इसीलिए नहीं पा रहा क्योंकि जहाँ पे इसको बनाना था वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया, एक तो इसको रिमोट लोकेशन पे बनाना है, दूसरा इसको हाइट के ऊपर, हिल्स के ऊपर बनाना है अच्छे व्यूज़ के लिए। तो इसको बनाने की कोशिश की जा रही है हवाई के अंदर में, हवाई के अंदर में माउंट किया के पास में। तो यूएस से एक आइलैंड है हवाई, वहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोकल जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बोली ये जो माउंटेन है ये सेक्रेट हैं और हमारे भगवान यहाँ पे रहते हैं, तो आप ये ना बनाओ। उसके लिए 2013 से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उसके अंदर में प्रॉब्लम चल रही हैं। हालांकि उसको सुलझा लेंगे, अगर नहीं सुलझा पाए तो फिर इसको मूव किया जाएगा। टेलीस्कोप को मूव करने की वेरियस लोकेशन हो सकती हैं। यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है, ये हमारे पास यूएस से आ रहा है, यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मूव अगर इसको करेंगे तो काफ़ी सारी लोकेशन है, हमें पता होने की आवश्यकता नहीं है। एक लोकेशन है हैनले, ये कहाँ पे है, ये है लद्दाख के अंदर में, लेह के अंदर में पोजीशन, इंडिया के अंदर में। तो वहाँ पे भी इसको मूव कर सकते हैं, वो हमारे लिए थोड़े काम की हो सकती है। अदरवाइज़ हमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें देखने को मिलेगा 30 मीटर का, ऐसा बन के तैयार होगा जब ये दिखेगा। तो अभी तो बना नहीं, लेकिन ऐसा दिखेगा ये। अब ये भी पूछ सकते हैं किसका मिशन है, सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौन, 5 कंट्रीज़, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन अगर डिटेल में पूछा गया, क्या इसके अंदर में सब इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो गलत होगा। इंडिया सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन कर रहा है। यहाँ पे 5 कंट्रीज़ हैं, एक्चुअली इंडिया को 20 करनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया 10% कंट्रीब्यूशन कर रहा है सिर्फ। और इंडिया को इस टेलीस्कोप को यूज़ करके देखने के लिए भी 10% टाइम मिलेगा। अगर जैसे मान लो 3 मंथ का टाइम इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो 3 मंथ के अंदर में 10% टाइम इंडिया को मिलेगा। हमारे साइंटिस्ट होंगे, उनको देखने का मौका मिलेगा। बाकी काम वो घर के अंदर बैठेंगे और अपना जितना डाटा होगा उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक्चुअल में जब ऑब्जर्वेटरी बनाते हो तब ऐसा नहीं कि कोई भी औंगा पंगा मुंह उठा के चला जाएगा और दूरबीन है उसको देखता रहेगा। इनको देखना, इनको एनालाइज करना, और इनके लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। साइंटिस्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए साइंटिस्ट होंगे, फिर उनके बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मीन्स इसके लिए भी जैसे आपने कोई भी काम करना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई एप्पल का प्लांट लगाना है, आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। वैसे ही इन चीज़ों के लिए भी ट्रेन किया जाता है साइंटिस्ट को। तो अगर आपने किसी ना किसी मिशन के अंदर में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आपका पूरा एक तो साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्रीज़ होता है, दूसरा आपके लोगों को स्किलिंग मिलती है। कल को आप अपना टेलीस्कोप लगा लो, वैसे हमारे पास हैं टेलीस्कोप, लेकिन एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा हो, जितने अच्छी मशीन के ऊपर आप काम करते हो, उतना आपको समझ में देखने को मिलता है। और अपनी कंट्री में भी आप मिशन लगाओ। इसीलिए इंडिया कोशिश करता है कि हमारी कंट्री में आओ, हमारी कंट्री में लीगो हमारी कंट्री के अंदर लगाओ, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है हमारी कंट्री में लगाओ, ताकि हम लोगों को भी मौका मिले इंटरनेशनल वे के अंदर में हम काम कर पाएँ। उसके अलावा एक टर्म थी, एक हाइपोथेटिकल प्लूनेट के बारे में बात की जा रही थी। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये मून है जो कि अनाथ हो गए हैं, ऑर्फेन मून है। ऑर्फेन मून का क्या मतलब, मून एक्चुअल के अंदर में कोई प्लेनेट है उसके अराउंड में घूमते रहते हैं, और प्लेनेट स्टार के अराउंड घूमता रहता है। जब हमारा कोई भी मून अपने प्लेनेट, ओरिजिनल प्लेनेट के अराउंड घूम रहा था, उसको छोड़ के वो स्टार जो मेन स्टार है उसके अराउंड घूमने लग जाएगा, तो उसको बोलेंगे ऑर्फेन मून, मतलब ये अनाथ हो चुका है। तो प्लूनेट टर्म समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टफ, उसमें आपको ये बताना है। नेक्स्ट आता है अराकोड। अराकोड क्या चीज़ है, अल्टीमा थुले एक हमारे पास में एस्ट्रॉयड था। तो बेसिकली उससे पहले क्या समझना पड़ेगा हमें, उससे पहले हमें काइपर बेल्ट के बारे में समझना पड़ेगा या कुपियर बेल्ट के बारे में समझना पड़ेगा। ये हमारे पास में सन आ रहा है, उसके अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो काइपर जो बेल्ट होगी वो हमारे पास आ रही है। जो लास्ट हमारे पास प्लेनेट होगा नेपच्यून जो होगा, उससे बाहर वाली जो बेल्ट होगी उसको बोलेंगे काइपर बेल्ट।
और ये क्या है, हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, उससे जो भी हमारा छोटा मोटा टुकड़े वगैरह बच गए, जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो सारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, एक बेल्ट बन गई है। इसी बेल्ट के अंदर में आपको देखो प्लूटो का ऑर्बिट भी दिख रहा है। ओके, तो न्यू हॉरिजॉन जो मिशन गया था उसने प्लूटो को स्टडी किया और काइपर बेल्ट को स्टडी किया। इसी काइपर बेल्ट के अंदर में एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। उसको बोलेंगे, उसका एक पार्ट होगा उसको बोलेंगे अल्टीमा, दूसरे को बोलेंगे थूले। तो इसको साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था रिसेंट में, बस इसका नाम बदला गया। तो बस इतना ध्यान में रखना है आपने कि इसका नाम बदला गया रिसेंट के अंदर में और नाम रखा गया अराकोट, ठीक है, जिसका मीनिंग आता है कि स्काई। तो बस नाम देखना है, बाकी एस्ट्रॉयड है ये, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर में इंपॉर्टेंट। और काइपर बेल्ट जो होती है इसके अंदर में हमारे पास में जैसा मैंने बताया रेमिनेंट होंगे और आईसी काइंड के ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सन से काफ़ी दूर है तो इसमें आईसी लेवल के ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। इसकी स्टडी के लिए न्यू हॉरिजॉन मिशन गया था, वो वहाँ पे उसने स्टडी की अच्छे से, प्लूटो वगैरह के बारे में देखा। तो बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके अलावा गोल्डीलॉक जोन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। गोल्डीलॉक जोन ऐसी जोन होगी किसी भी स्टार के अराउंड जहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं कि जीवन संभव हो सकता है। जैसे ये हमारे पास सन, अगर कोई प्लेनेट सन के बहुत नज़दीक हुआ, जैसे मरकरी, अगर वो बुध ग्रह मरकरी सन के काफ़ी नज़दीक हुआ तो वहाँ पे तो जीवन संभव नहीं होने वाला, बिकॉज उसने तो वैसे ही मर जाना। जो स्टार होगा उसके ऊपर अगर कोई जिंदा रहेगा, आपको कल को भेज दिया मरकरी के ऊपर, तो आप तो गर्मी से ही मर जाओगे। ऊपर से मान लो आप यहाँ पे लास्ट में नेपच्यून के ऊपर हो, तो इतने दूर होंगे तो आप ठंड से मर जाओगे। तो गोल्डीलॉक जोन ऐसी हैबिटेबल जोन होती है, अगर उसमें कोई भी प्लेनेट प्रेजेंट हो तो उसके ऊपर लाइफ होने के चांसेस होते हैं। जैसे अर्थ ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा नज़दीक है, तो उसके ऊपर जीवन संभव है। तो रिसेंट के अंदर में हमारे पास में जो नासा की एक सैटेलाइट है, एक नासा का टेलीस्कोप टाइप है जिसको बोला जाता है टेस्ट सैटेलाइट, उसने एक प्लेनेट खोज किया, अर्थ की साइज़ का प्लेनेट है, इसका नाम है TOI 700D। ऐसे कई भी लुच्चे टुच्चे जो हमारे प्लेनेट हैं उनको खोजा जाता रहता है धीरे धीरे, लेकिन आपको इनके बारे में TOI 700 ज़्यादा जानकारी होने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे करते ही रहते हैं, मतलब ऐसे हज़ारों की संख्या में प्लेनेट होंगे छोटे छोटे, अगर आप नाम याद करने लगे तो आप याद ही करते रह जाओगे, और UPSC तो वैसे भी नहीं पूछेगी इनके ऊपर। तो बेसिक बात है गोल्डीलॉक जोन क्या होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी सैटर्न के नए मून डिस्कवर किए गए, ये मैंने आपको पहले बता दिया। सबसे ज़्यादा मून हो गए अब हमारे सैटर्न के 82, दूसरे नंबर के ऊपर आएगा हमारे पास जुपिटर 79 मून के साथ में। उसके अलावा बात आती है कॉमेट 21 या बोरिसोव। कॉमेट 21 या बोरिसोव क्या चीज़ है, तो ये सेकंड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। पहले बात समझो, यहाँ पे ये हमारे पास सन, ये हमारे पास में पूरा सोलर सिस्टम है, ये मान लो यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप कुछ भी जब स्टडी करोगे तो आप एक्चुअल के अंदर में तो सोलर सिस्टम हमारी रीच के अंदर है, उसी को स्टडी कर सकते हो। आपने कोई मिशन भेजना है तो अगर आपने मार्स के ऊपर भेजना है 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, अगर आपने प्लूटो तक भेजना है 5-5 6-6 साल लग जाते हैं आपको भेजने के लिए। तो हमारी जो रेंज है स्टडी करने की वो सिर्फ इसी रेंज के अंदर है, इतना ही हमारे पास में, इतनी हमारी चादर है, उसके ऊपर हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बाहर अगर आपने भेजना है तो वो काफ़ी दूर चला जाता है, फिर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाती उससे। ऐसी कंडीशन के अंदर में अगर क्या हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बाहर के इंटरस्टेलर स्पेस से आए, मतलब काफ़ी दूर से ट्रैवल करता हुआ है वो, और आपके जो सोलर सिस्टम है उससे क्रॉस करके निकल जाए, वैसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। मतलब जो सन का जितना इन्फ्लुएंस है उस एरिया से बाहर से आया, मतलब ऐसा ही कोई और सोलर सिस्टम हो सकता है, वहाँ से एक प्लेनेट आया जिसका ऑर्बिट मान लो इस तरीके का था, ये उसका ऑर्बिट था, तो वो कुछ समय के लिए एंटर किया हमारे सोलर सिस्टम में, और उसके बाद में वो थोड़ा थोड़ा हमारे अर्थ के या सन के या किसी प्लेनेट के नज़दीक से होके निकल गया, उसको बोलेंगे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। फ़ायदा इसका ये है, अगर आपको पता लग जाता है ऐसे ऑब्जेक्ट का, तो एक तो आप उनको स्टडी कर सकते हो अगर आपको पता हो उनके बारे में, वो आने वाले हैं, और दूसरा अगर ऐसा ऑब्जेक्ट छोटा सा भी ऑब्जेक्ट हो, मान लो 3-4 किलोमीटर का भी ऑब्जेक्ट हो, और वो इस ट्राजेक्ट्री में आया और अर्थ के साथ में कोलाइड किया, तो अर्थ ख़त्म हो जाएगी। वैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, प्रोटेक्शन भी करनी है, प्लस अगर मान लो इसके ऊपर जीवन संभव हो तो इसकी अगर स्टडी करेंगे तो मतलब ये काफ़ी एक अच्छी बात हो सकती है, एक लॉटरी लग सकती है आपकी अगर ऐसा ऑब्जेक्ट कोई जा रहा है और आप उसको स्टडी कर पाओ। तो आज तक हमारे 2 ऐसे ऑब्जेक्ट देखे जा चुके हैं। हमारे पास में सेकंड जो ऑब्जेक्ट था उसका नाम है कॉमेट 21 या बोरिसोव। तो इनका नाम याद रखना है बस, ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है प्लस। और इससे पहले भी हमारा 2017 में एक ऑब्जेक्ट था जिसका नाम था ओमुआमुआ, ठीक है। तो ओमुआमुआ एक ऑब्जेक्ट था 2017 के अंदर में, उसको हमने देखा था, मतलब वो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, वो हमारे सोलर सिस्टम में आएगा फिर वो निकल जाएगा बाहर। वैसे ही ये वाला सेकंड ऑब्जेक्ट था, ऐसे ही थर्ड भी आ सकता है। अगर आपको जानकारी हो तो आप इनको स्टडी कर सकते हो इन फ्यूचर। फिर आया नेपच्यूनियन डिज़र्ट। नेपच्यूनियन डिज़र्ट स्टार के अराउंड एक क्लोज से रीजन होगा,
यहाँ पे स्टार एक नज़दीक वाला रीजन होगा जहाँ पे नेपच्यून साइड के साइज़ के, मतलब बड़े वाला कोई प्लेनेट नहीं हो सकता वहाँ पे। नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, इनकी क्या खासियत है, इनके अंदर में हमारे पास में गैस से मिलके बने हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर में गैस है इनके अंदर में, सरफेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। ओके, तो बेसिक मतलब ये आ रहा है कि जहाँ पे आपको गैसियस फॉर्म के अंदर में ज़्यादा देखने को मिलेगा प्लेनेट, अगर वो सन के ज़्यादा नज़दीक होगा किसी पर्टिकुलर स्टार के, सन भी तो हमारा स्टार ही है, जब भी वो किसी पर्टिकुलर स्टार के ज़्यादा नज़दीक होगा तो उस स्टार की रेडिएशन के कारण उसका एटमॉस्फेयर उड़ जाएगा और वो सिर्फ छोटा सा डब्बू बन के रह जाएगा, अपनी रॉक्स वगैरह बचेंगी, बाकी सब कुछ उड़ जाएगा उसका। तो ऐसी सन के अराउंड में नज़दीक के अंदर में ऐसा रीज़न जहाँ पे नेपच्यून साइज़ के प्लेनेट नहीं देखने को मिल सकते। नेपच्यून साइज़ कितना है, अर्थ से 17x बड़ा है हमारा नेपच्यून, तो उस साइज़ के आपको प्लेनेट नहीं देखने को मिलेंगे। यह हमारा अनुमान था, मतलब हम ऐसा बोलते थे कि ये ऐसा होगा, मतलब कोई भी, जैसे हमने अगर यूनिवर्स को स्टडी करना है तो हम कुछ भी डिस्कवर करते हैं फिर बोलते हैं ऐसा ही होता है। कोई भी प्लेनेट गोल्डीलॉक जोन में होना चाहिए अगर उसमें जीवन हो। ओके, तो ये हमने बोला हुआ है, लेकिन ऐसा कोई प्लेनेट मिल सकता है जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा बाहर हो फिर भी जीवन संभव हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी उस समय। वैसे ही हमने बोला नेपच्यून डिजर्ट में कोई प्लेनेट नहीं हो सकता, हमें एक प्लेनेट मिल गया जिसका नाम है NGTS4b। अब वो नेपच्यून डिजर्ट के अंदर है, मतलब वो ऐसे रीजन के अंदर है स्टार की जहाँ पे उसको होना नहीं चाहिए था, वो एक्चुअल में हमारे लॉ के अनुसार हो नहीं सकता, लेकिन वो है वहाँ पे। अब इसका मतलब हमें अपना लॉ बदलना पड़ेगा, हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग गलत है। तो बस इसका बेसिक ये मतलब आ रहा है, नेपच्यूनियन डिजर्ट समझ लाना है। फिर आया 2020 CD3, ये भी छोटा सा बेबी सा टॉपिक है। एक्चुअल में क्या है, कार का जितना साइज़ होता है उतना छोटा एरिया का एक रॉकी काइंड का हमारा छोटा सा एस्ट्रॉयड है जो कि हमारी अर्थ के अराउंड घूम रहा है। कार के साइज़ का है तो दिखेगा तो नहीं, मून काफ़ी बड़ा होता है तो मून के कंपैरिजन में छोटा सा होगा। इसको बोला गया कि मतलब ये छोटा मून इंडिया का टेम्पररी, सॉरी इंडिया नहीं, हमारी अर्थ का टेम्पररी मून है। तो क्या है, मून है जो कि मून से छोटे साइज़ का है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है अभी वो। अब ये हमेशा नहीं रहने वाला, छोटा सा बेबी है, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या तो नीचे ही गिर जाएगा या बाहर निकल जाएगा। ओके, फिर सुपर जाइंट है हमारे पास में बेटलगीज़, इसका नाम याद रखना है। सुपर जाइंट है मतलब काफ़ी बड़े साइज़ का एक स्टार है, हमारे सन से भी काफ़ी 20 टाइम बड़ा स्टार है। इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक वेरी लार्ज टेलीस्कोप है जो कि चिले के अंदर सिचुएटेड है, उसने खोजा। तो अगर आपको नॉर्मल इसका नाम बोला गया कि बेटलगीज़ समटाइम्स इन न्यूज़, क्या चीज़ है, क्या ये कोई स्टार है, कोई नई फिश की स्पीसीज़ है, एलिफेंट की स्पीसीज़ है, तो आपको बताना है ये क्या चीज़ है। फिर आता है स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस क्या होता है, डेब्रिस मतलब कचरा, और स्पेस के अंदर जो भी कचरा है, कैसे बनता है कचरा, स्पेस के अंदर काफ़ी सारी सैटेलाइट हैं जो कि डिफंक्ट हो जाती हैं, कुछ समय बाद वो काम नहीं कर पाती, तो वो मतलब ख़राब होकर ऊपर पड़ी रहती हैं। उसके अलावा भी कई बार क्या होता है, दो सैटेलाइट, आपकी ख़राब सैटेलाइट है, वो आपस में टकरा गई, टकराने से छोटे छोटे पीसीज बनते हैं, तो लाखों की संख्या के अंदर ऐसे पीसीज बने हुए हैं। इन पीसीज का नुकसान ये है कि एक छोटा सा पीस, एक छोटा छोटा जैसे मान लो छोटा सा नट वोल्ट होता है, वो भी इतनी स्पीड से घूम रहा होता है कि आपकी सैटेलाइट को वो डैमेज कर सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ऊपर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर में दौड़ के आएगा एक छोटा सा कण, जैसे मान लो इतना बड़ा साइज़ है उसका, या मान लो कि वो एक फुटबॉल, जो फुटबॉल है उसके साइज़ का है, उसकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा होगी कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को फाड़ के निकल जाएगा। इसका मतलब ये कि जो आदमी अंदर होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। वैसे ही हमारी सैटेलाइट को वो डैमेज कर सकता है। ऊपर से आपने फ्यूचर के अंदर में अगर स्पेस मिशन लेके जाना है तो इनसे बचा बचा के निकालना पड़ेगा आपको, मतलब इस टाइप का सिचुएशन हो जाएगा। इसीलिए स्पेस डेब्रिस को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, गंदगी नहीं फैलानी स्पेस के अंदर में। उसके लिए वेरियस मिशन लॉन्च किए गए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बोला, प्राइवेट एजेंसीज़ को बोला कि ठीक है, मैंने कंपटीशन लगाया, जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो लेके आओ, हम छोड़ेंगे आपकी टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऊपर हम टेस्ट करेंगे उसको। तो अब इन्होंने बोला कि मतलब ऐसा करो आप, तो काफ़ी सारे हमारे छोटे छोटे कंपनीज़ वगैरह आई। उसके अंदर में एक कंपनी है जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक स्टार्टअप है जिसका नाम है क्लियर स्पेस। उन्होंने बनाया एक रोबोट जिसका नाम है चेजर। उसको अप्रूवल मिल गया, अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी उसको 2025 के अंदर छोड़ेगी। और वो करेगा क्या, यहाँ पे वो कोशिश करेगा, ये है वो रोबोट वाला चेजर, ये क्या करेगा, ये हमारे पास में एक डेब्रिस है, इसको पकड़ेगा और उसके बाद इसको खुद पकड़ के नीचे अर्थ के ऊपर में धकेलेगा और नीचे आ जाएगा, मीन्स उसको रिमूव कर देगा। तो उसके लिए टेस्ट करने हैं अब ये टेक्नोलॉजी 2025 में टेस्ट करेंगे। और ये किसको रिमूव करेंगे, एक है वेस्पा, ये मतलब इनकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक सैटेलाइट है पुरानी, उसका एक पेलोड है, उसको पकड़ के लेके आएंगे नीचे, टेस्ट करना है बेसिकली। तो उसके लिए क्लियर स्पेस याद रखना है। उसी के साथ में एक और मिशन, यह है रिमूव डेब्रिस मिशन। ये वाला मिशन किसका है, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ सरे जो कि यूके के अंदर है, उनका मिशन है, प्लस उनके साथ में भी और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन इनके द्वारा क्या किया जा रहा है,
इनके द्वारा कोशिश की जा रही है वेरियस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए। अगर स्पेस से आपने डेब्रिस को हटाना है तो कैसे हटाओगे? क्या हाथों से उसको हटाओगे या कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे? उसके लिए इन्होंने वेरियस टेक्नोलॉजी के नाम बताए। एक है नेट कैप्चर, जिसके अंदर में नेट से कैप्चर करेंगे। इस टाइप का नेट होगा, ये आपने नेट छोड़ा और पकड़ करके ले आए उसको वापस, या उसको नीचे धकेलेंगे तो वो डी ऑर्बिट हो जाएगा। डी ऑर्बिट होगा तो नीचे आ जाएगा, अदरवाइज आप उसको खुद ही पकड़ ले रहे हो यहाँ पे। ओके, तो ये आ गया। दूसरा हार्पून कैप्चर। हार्पून कैप्चर के अंदर में इस तरीके की एक तार होगी लंबी सी, वो जाएगी और जो सैटेलाइट होगी उसमें छेद करके उसमें फंस जाएगी। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में हमारे पास एक तार जाएगी, जैसे ये वाली तार जा रही है और उसके अंदर फंस जाएगी। जैसे माउंटेनियरिंग करने के लिए ऊपर छोड़ते हैं और वो फंसती है, मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं और फिर उसके ऊपर चढ़ जाओगे आप, वैसे ही इनके द्वारा किया जाना है ऑब्जेक्ट को, और ये फिर अपने आप पास उसको खींच लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास नेट कैप्चर, हार्पून, और एक और जो टेक्नोलॉजी है वो है विजन बेस्ड नेविगेशन। तो ये इससे मतलब नेविगेट करना है, इन्होंने पता करना है कहाँ पे प्रेजेंट है वो, तो इसके लिए लीडार का यूज़ करेंगे। लीडार हालांकि एक बड़ा टॉपिक हो सकता है, लेकिन हम इसके बारे में नहीं देखेंगे। ये बेसिकली रडार सोनार की तरह ही है, जिससे हम पता करते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट किस लोकेशन के ऊपर है। और उसके अलावा चौथी प्रोसेस है डी ऑर्बिट करना। इसके अंदर में तो आपका इस तरीके का प्लेनेट है, इस तरीके का आपका प्लेनेट है, उसके अराउंड कुछ भी घूम रहा है, आप उसको अगर ज़ोर से मारोगे तो वो डी ऑर्बिट हो जाएगा। या तो आप उसको बाहर की तरफ छोड़ दोगे या वो अर्थ की तरफ छोड़ देंगे। अर्थ की तरफ छोड़ेंगे तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो बर्न होने लगेगा और अर्थ के ऊपर तो वैसे ही वापस नहीं आएगा, वो जल के ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इनके द्वारा ट्राई की जाएंगी। उसके अलावा एक और जो टॉपिक आता है न्यूज़ में, वो आता है स्पेस बेस्ड इंटरनेट। तो इंटरनेट वैसे तो जर्नल केस के अंदर में इंटरनेट कैसे हम यूज़ करते हैं, जर्नल केस में इंटरनेट यूज़ करते हैं। ये हमारे पास टावर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, और ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं। लेकिन अगर काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हों, जैसे अगर इंटरनेट की तारें बिछानी है इंडिया से चाइना, तो बीच में हिमालय आ जाते हैं, वहाँ पे बिछाना मुश्किल होता है। अफ्रीकन कंट्री में भी तारों को हर जगह पहुँचाना काफ़ी मुश्किल होता है। इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए वेरियस कंपनीज़ के द्वारा सोचा गया कि क्यों ना कुछ ऐसी सैटेलाइट हवा के अंदर छोड़ें जिससे इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा सके। अब इसके अंदर में हमारे पास में जो सबसे पहला नाम आएगा वो आएगा स्पेस एक्स कंपनी, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है। उनका प्रोग्राम आएगा जिसका नाम है स्टारलिंक नेटवर्क। तो हमें ध्यान रखना है स्टारलिंक नेटवर्क किस चीज़ से रिलेटेड है, स्पेस बेस्ड इंटरनेट। इसमें कुछ चीज़ों का आपको बेसिक ध्यान रखना है, मतलब उसमें समझने की आवश्यकता है बस। बेसिक बात ये, हम इंटरनेट अभी भी यूज़ करते हैं सैटेलाइट से, लेकिन वो हम यूज़ करते हैं मिलिट्री वगैरह के लिए, प्लस वो भी हम जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस उनका यूज़ कर लेते हैं। उसके अंदर में प्रॉब्लम ये आती है, काफ़ी दूर होती हैं अर्थ से। जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस का फ़ायदा ये होता है कि ये जो है इससे आपको सिर्फ 2-3 सैटेलाइट छोड़नी पड़ेंगी और पूरी अर्थ कवर हो जाएगी, ये फ़ायदा होता है इनका। लेकिन ये काफ़ी दूर होती हैं, और जब इंटरनेट आपने चलाना हो तो उसके अंदर में अगर ये दूर होंगी तो लेटेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स टाइम पीरियड जिसमें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो इंक्रीज़ होगा। अगर वो इंक्रीज़ होगा तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कोई स्पीड वाला इंटरनेट नहीं दे सकते आपको। लेकिन इस केस के अंदर में क्या करेंगे, ये लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर में सैटेलाइट छोड़ेंगे, मतलब नज़दीक छोड़ेंगे अर्थ की। उसका फ़ायदा ये है कि हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाएगा। नुकसान ये है कि वो फास्ट घूमती हैं अर्थ के अराउंड, उसके लिए आपको हज़ारों सैटेलाइट में लगेंगी। तो इनका प्लान है लगभग 42,000 सैटेलाइट भेजनी है, छोटे छोटे साइज़ की, और उससे पूरा अर्थ कवर कर लेंगे। काफ़ी रिवोल्यूशनरी आइडिया लग रहा है। सिर्फ इनका नहीं, बाकी वाली कंपनीज़ है हमारे पास, वन वेब है, ब्लू ओरिजन, मतलब काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि ये ट्राई कर रही हैं, ये वाला काम करेंगे। एक तो पॉजिटिव आप मान लो, सबको मिलेगा इंटरनेट, सबको कॉस्ट इसका कम होगा, पूरी अर्थ को कवर कर लेंगे, ये पॉजिटिव आ गया। हमारे अफ्रीका की कंट्री, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं बचेगा जहाँ पे इंटरनेट नहीं चला सकते, और इजीली चला सकते हो। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है उससे सस्ता हो सकता है ये, अभी पता नहीं एक्चुअल में, जब बनेगा तब लगेगा पता, लेकिन उससे सस्ता हो सकता है ये, या महंगा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते। तो पहली बात तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरी बात आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया जितना देखना था। और इसके अंदर में नुकसान ये आ रहा है कि एक तो 42,000 आप सैटेलाइट भेजोगे, ये तो सिर्फ एक कंपनी, सभी कंपनी ऐसी भेजेंगी तो स्पेस में डेब्रिस कितना ज़्यादा हो जाएगा, कितना कचरा होगा इसके अंदर में। ये 2-2 3-3 साल में सैटेलाइट बदलनी पड़ेंगी इनको, ये आ जाएगा। तीसरा इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, जैसे सैटेलाइट भेज दी वो हमने देख लिया, स्पेस बेस्ड इंटरनेट में हम इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे। ध्यान ये रखना है कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेजेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बड़े वाले ऑर्बिट में, जीटी ऑर्बिट के अंदर में, जियो सिंक्रोनस या हमारे जियो स्टेशनरी में भेज रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अब दूसरी बात इसके अंदर प्रॉब्लम ये आएगी कि कोई अलाउ करेगा या नहीं करेगा। जैसे चाइना के द्वारा इनकार किया गया कि हम तो ऐसा इंटरनेट अलाउ नहीं करेंगे। इंडिया भी अब जियो, एयरटेल वगैरह ये इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, आप किसी विदेशी कंपनी को बोलोगे अलाउ कर दो,
तो वो भी उसको अलाउ करने से हिचकिचाएंगे। अफ्रीकन मार्केट में उतना पैसा ही नहीं होगा, तो मतलब वो अब देखने से पता लगेगा। यूएस वगैरह के अंदर में तो ऑप्टिकल फाइबर केबल पहले से ही काफ़ी बिछे हुए हैं, तो फ्यूचर के अंदर पता लगेगा क्या ये सक्सेस होगा फेल होगा। लेकिन हमारा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काम बन गया, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और इनके बारे में ध्यान रखना है, लो अर्थ ऑर्बिट में जा रहा है और ईजिली आपको इंटरनेट मिलेगा। अब आता है क्रीम पार्ट, जो रिसेंट के अंदर न्यूज़ में भी है, प्लस काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर है, काफ़ी हॉट टॉपिक है और मेंस के अंदर उसके आने के चांसेस मतलब मैक्सिमम है। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से होगा मोस्टली, थोड़ा सा प्रीलिम का मटेरियल होगा लेकिन मेंस का होगा मेनली इसमें। तो मेनली आ रहा है स्पेस कमर्शियलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब आ रहा है? इसका मतलब आ रहा है, हमने अभी देखा कि एक स्पेस वाली कंपनी है स्पेस एक्स, उसने मतलब वो ऐसे हवा में से निकल के आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, काफ़ी बड़ी कंपनी। उसके अलावा अमेजोन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजन। उसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, बोइंग वाले काम कर रहे हैं उसके अंदर में। तो ये जो यूएस की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, प्लस चाइना के भी कुछ स्टार्टअप्स हैं, लेकिन यूएस मेन इसमें डोमिनेट कर रहा है। जो कि प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो नासा के साथ में वर्क करती हैं। इसमें भी हमने क्या देखा था, एक आर्टेमिस मिशन देखा था जो कि फ्यूचर के अंदर में लॉन्च किया जाएगा। उसके अंदर में नासा काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर के साथ, बोइंग वाले उसको स्पेस क्राफ्ट देंगे, स्पेस एक्स का वो रॉकेट यूज़ करेंगे। तो बेसिकली मतलब सबके पास अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, वो एक दूसरे की मदद कर रही हैं। तो इससे होता है फ़ायदा है कंप्लीट तरीके से। इंडिया में जब हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस का मतलब क्या होता है? इसरो। अब इसरो का स्पेस ये सिनोनिमस कैसे बन गए? इसरो तो सिर्फ एक कंपनी है जो कि काम करती है स्पेस के लिए, सिर्फ इसरो ही सब कुछ है हमारे पास में, उसी को लेके हम पूरी मतलब उसी के नाम के ऊपर बोलेंगे इसरो ने ये किया वो किया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरीके की मोनोपोली है सरकार की, और इससे हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में काफ़ी असर होता है। तो स्पेस कमर्शियलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट कंपनी को आप कंप्लीट तरीके से फ्रीडम दो कि आप भी स्पेस के अंदर आओ। अब उनको किसने रोका हुआ है कि आप स्पेस के अंदर आओ? सबसे पहली बात तो उनको लाइसेंस वगैरह काफ़ी लेने पड़ते हैं, उनके द्वारा रोका गया है। दूसरी बात, हमारे पास में स्पेस के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, तो हमें एक्चुअल में प्राइवेट कंपनी, पहली बात तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और प्राइवेट कंपनी अगर कोई आएगी तो उनको पता तो होना चाहिए वो क्या कर सकते हैं। अमेरिका बोलता है कि आपने अगर मून के ऊपर में कहीं पे कुछ छोड़ दिया, मून से कुछ ले आएंगे, बाहर से कुछ ले आएंगे, वो आपका। प्राइवेट कंपनी ने मतलब जो पूरा स्पेस खा लिया है आपका, जिसने लूटना है वो लूटो। इंडिया के अंदर में कोई पॉलिसी नहीं है, हम लोग क्या मिशन भेज सकते हैं, सरकार ने कोई क्लैरिटी नहीं दी। क्या कोई प्राइवेट पार्टी मार्स के ऊपर मिशन भेज सकती है? सरकार कुछ नहीं बोलेगी, सरकार के अपने ही काम चले हुए हैं। ना सरकार जो डाटा होगा, रिमोट सेंसिंग का जो डाटा होता है, उसको शेयर करने से भी कतराती है सरकार। तो ना आप डाटा दोगे, ना आप एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करवाओगे, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, ना अपनी टेक्नोलॉजी बताओगे। अब ऐसा तो है नहीं कल को मैं कंपनी खोल के कहीं से भी रॉकेट बना लूँगा, बाप का राज थोड़ी ना कि ऐसे ही कुछ भी बना लेंगे। ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड काम होते हैं और ये सिखाने भी पड़ते हैं और बताना पड़ता है, थोड़ा हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है। नासा की अगर बात करते हैं तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में 1950s के अंदर में स्पेस रेस शुरू होती है और 1960s तक आते आते पता चल चुका था कि यूएसएसआर आगे जा रहा है। तो उस समय यूएस के द्वारा सोचा जाता है कि अब हमें आवश्यकता है सब लोग इकट्ठे आएँ, प्राइवेट कंपनी को साथ लेके चलें। और 1962 में इन्होंने घोषणा की कि हम आने वाले कुछ सालों के अंदर में मून के ऊपर कदम रखेंगे। और उसके बाद में 1969 के अंदर इन्होंने रखा भी, और उसके बाद मल्टीपल अटैम्प्ट किए। 1972 में लास्ट बार इन्होंने मून के ऊपर कंप्लीट तरीके से अपना काम शट डाउन कर दिया। लेकिन इसी पीरियड के अंदर में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्होंने काफ़ी बल दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी आए, कुछ ना कुछ बना के दे हमें। तो इन्होंने मतलब ओपन कर दिया अपना सिस्टम। इंडिया के केस के अंदर में इसरो मेनली सारा काम करता है। अब इसरो के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, किसी भी कंपनी जो होती है जैसे इसरो है, इसके पास में क्या होता है, दो काम है इसके। इसका जो मेन काम होना है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब नए नए लॉन्च व्हीकल बनाओ, ओके, पीएसएलवी आप बनाओ, जीएसएलवी आप बनाओ, कोई चंद्रयान बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब है आप सैटेलाइट वगैरह ऊपर छोड़ रहे हो और उससे पैसे कमा रहे हो। तो ये वाला जो काम है ऑपरेशनल, ये कंपनी टाइप का बिजनेस टाइप का काम है। और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कोर कॉम्पिटेंस, जो कोर काम होता है हमारे इसरो का, वो होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये जो लॉन्च करने का है, जैसे अमेरिका बोलता है हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो, तो ऐसा नहीं कि इसरो के वैज्ञानिक फालतू बैठे हों ये काम करेंगे। इस काम को इसरो के एक और कंपनी आती है, इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जिसका नाम है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन कोई मतलब अलग कंपनी नहीं बना दी इन्होंने, ये इसरो के हेडक्वार्टर के अंदर ही बैठी हुई है। इसका क्या मतलब आ रहा है? इसका मतलब ये आ रहा है कि इसरो की छाती के ऊपर बैठी हुई है और वो कंपनी बोल रही है कि आप ऑपरेशन करो, कि इसकी सैटेलाइट लॉन्च करो, उसकी सैटेलाइट लॉन्च करो। उसके बाद उन सैटेलाइट से जो पैसे बनते हैं उस पैसों को दे दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को। ओके, मतलब वो इसरो को डायरेक्टली पैसे भी नहीं मिलते जो वो कमाते हैं।
उसके बाद बजट से इनको पैसे मिलते हैं। यहाँ पे समझने की ये बात है, इसरो के हैं 2 काम, एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा है ऑपरेशनल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोर कंपिटेंसी है जो कि आपको करनी पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसरो जो है वो ऑपरेशन में इतनी बिजी हो जाती है कि वो अपना मेन काम ही नहीं कर पाती। जैसे हमारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, उसकी आवश्यकता हमें कब से 2000 से इसरो बोल रही है बना रहे हैं। 2016 में उसको टेस्ट किया, वो भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। लेकिन जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसको बन जाना चाहिए था, अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ बना चुकी हैं, अब आप नहीं बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप पिछड़ोगे उसके अंदर में, स्पेस मिशन के अंदर में, तो वो आप बना नहीं पा रहे। कोर जो आपके काम है, चंद्रयान 2 आपका फेल हो गया, अब काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं उसके अंदर में, लेकिन हम अभी थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें तो मतलब थोड़ा क्रिटिसाइज़ करना है अभी, तो चंद्रयान 2 आपका जाता है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर मेनली मतलब जो इसरो के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए वो ये कि इसरो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करे, ऑपरेशन जो कमर्शियल काम है इनके उसको ये छोड़ दे। प्लस एक और जो बात इसमें आई, अब इसरो ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दी, उससे इसरो ने बना दिया PSLV, जो कि मतलब इनका मेन रॉकेट है, जो कि जिसके सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब PSLV आपने बनाना सीख लिया, तो अब ये बोल रहे कि आप बना क्यों रहे हो उसको, जब आपको पता है, आपको बनाना आ गया, वो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हुई नहीं, वो तो आप अपने साइंटिस्ट को मतलब बर्बाद कर रहे हो, उनको फ्री के अंदर में रख रहे हो। और PSLV के अंदर में भी 80% जो कंपोनेंट हैं वो हमारे अदर प्राइवेट सेक्टर, छोटी छोटी MSMEs हैं हमारे पास में, वेरियस मतलब 500 से ज़्यादा MSME होंगी जो कि स्पेस के साथ में जुड़ी होंगी, छोटे छोटे कंपोनेंट बना रही होंगी। इनके द्वारा बोला गया इसरो मतलब सब कुछ लेके बैठी हुई है, सब कुछ अपने खजाने में लेके बैठी हुई है, खुद ही बनी हुई है पूरे स्पेस के अंदर में करता धरता। जब भाई आपको पता है 80% कंपोनेंट कोई और बना रहा है, तो आप ये PSLV किसी और को दे दो, मतलब आप अपना काम करो, PSLV किसी कोई और बना देगा, वो बनाएगा, आप इसको रखो, सैटेलाइट उसके ऊपर लगाओ और उसको छोड़ दो, और छोड़ने का काम भी कोई और करेगा, आप सिर्फ नए नए रॉकेट बनाने का काम करो। मीन्स इसरो स्पेस के अंदर में नई नई इनोवेशन लेके आए और वो देखिए टेक्नोलॉजी में कैसे अहेड रहना है। बाकी ये जो छोटे छोटे टुच्चे से काम है जो आपने मास्टर कर लिए हुए हैं, उनको दूसरी कंपनी को दे दो, वो कर लेंगे खुद, आप क्यों कर रहे हो इनको, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अपना। उसी के लिए हमारे पास में स्पेस कमर्शियलाइजेशन की बात होती है कि इसरो अपना हाथ स्पेस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करे और बाकी जो छोटे मोटे काम है वो दूसरों को देती जाए। प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अच्छा काम करता है और प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेके चलें। अब एक तो हमने देख ली पॉलिसी नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए, दूसरा प्राइवेट सेक्टर ऐसा तो है नहीं कि वो सैटेलाइट अपने घर से छोड़ेगा, कि सिर के ऊपर पकड़ेगा सैटेलाइट और रॉकेट छोड़ेगा ऊपर। रॉकेट आपने देखा ही होगा कितना बड़ा स्पेस उसको चाहिए होता है। अब वो ऐसा नहीं हर कहीं आपको मिल जाएगा, आप घर से उसको छोड़ नहीं सकते, ना स्कूल से छोड़ पाओगे, उसके लिए चाहिए होते हैं डेडिकेटेड लॉन्चिंग स्पेस। अब डेडिकेटेड लॉन्चिंग स्पेस ऐसा नहीं कि आप कंपनी बनाओगे, पहले तो आप कंपनी बनाओ फिर अपना रॉकेट बनाओ, रॉकेट के लिए टेक्नोलॉजी सीखो, आप दूसरों से भीख भीख मांग मांग के लेके आओ, जो कि कोई देश आपको देगा नहीं, तो उसको मांगोगे आप। उसके बाद एक बड़ा सा लॉन्चिंग पैड उसके लिए करो, तो बिलियंस ऑफ डॉलर आप खर्चो। उसके बाद सरकार बोली कि आपकी कोई ओनरशिप है नहीं इसके अंदर में, स्पेस के अंदर जो मिलेगा वो तो सब हमारा है, तो स्पेस कंपनी क्यों आएगी, कोई भी पैसा क्यों लगाएगा उसमें। तो इनके द्वारा क्या बोला जा रहा है कि आप स्पेस वाली कंपनी, प्राइवेट कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी शेयर करो, जहाँ पे प्रेजेंट हैं वो तो शेयर करो, अपना लॉन्च भी जहाँ पे लॉन्चिंग करते हो वहाँ से प्राइवेट को भी लॉन्च करने दो। ऐसा तो है ना इसरो डेली लॉन्चिंग करती है, 2-2 3-3 महीने में एक लॉन्चिंग करती है, करने को वो कर सकते हैं एक वीक के अंदर में एक लॉन्चिंग, लेकिन एक तो PSLV नहीं बन पाता इनसे क्योंकि खुद ही बना रहे हैं सब कुछ, प्राइवेट सेक्टर की मदद नहीं ले रहे। तो आप सबको आने दो प्राइवेट कंपनी को, उसको बोलेंगे स्पेस कमर्शियलाइजेशन। तो ये तो था बैकग्राउंड। अब थोड़ा इसमें मटेरियल देखते हैं क्या है। स्पेस जो इंडस्ट्री है वो लगभग 335 बिलियन डॉलर की है और ये 500 बिलियन डॉलर की तक चली जाएगी, मतलब हमारी GDP का लगभग आप मान सकते हो कि लगभग 20% उतना वर्ल्ड की स्पेस इंडस्ट्री जाएगी। इंडिया सिर्फ 2% कैटर करता है, मतलब उतनी सी सैटेलाइट छोड़ के पैसे कमाता है इंडिया। करने को इंडिया 20-30% लेके आ सकता है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जैसा मैंने बोला इसरो मेन काम के ऊपर फोकस नहीं करती, आसपास के कामों की चौधरचारी में फंसी हुई है, ये करना है वो करना। अगर हम एक्सपेंड करें प्राइवेट सेक्टर को लेके आएँ तो एक हफ्ते में एक लॉन्च छोड़ेंगे, उससे हम और ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। और 2020 और 30 के बीच में लगभग 17,000 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। इसरो कितनी कैप्चर करेगी इसके अंदर में, अभी की स्पीड लगी रहेगी तो इसरो हार्डली इसमें 100-200 कैप्चर कर पाएगी, या 300-400 कर लिया। अगर अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप इसके अंदर में 3-4 हज़ार तक कैप्चर कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या आती है, लेस कमर्शलाइजेशन है, हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है। जैसे हमारे पास में हम इसरो जो है वो फेमस है हमारी हैवी सैटेलाइट के लिए, जहाँ से उसको 80% रिवेन्यू आता है, लेकिन हैवी जो सैटेलाइट होती हैं उनको अब भेजना कम कर दिया है सब लोगों ने। बड़ी बड़ी जो सैटेलाइट हैं, क्योंकि छोटी सैटेलाइट इकोनॉमिक होती हैं और उनका काफ़ी फ़ायदा होता है। प्लस हमारी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमने पीछे देखा रावण 1, वो जो हमारी सैटेलाइट है उसको भेजा जा रहा है श्रीलंका के द्वारा। तो रावण को भेजा जाएगा श्रीलंका के द्वारा, छोटी बेबी सैटेलाइट,
उनकी मार्केट को कैटर करने के लिए हमने क्या किया, अभी SSLV बनाया, लेकिन पहले तो ये था नहीं, और SSLV भी अभी कोई टेस्ट नहीं किया, ये सिर्फ हमने बनाया हुआ है अभी। तो इसको भी आप बनाओ, टेक्नोलॉजी दे दो, किसी भी प्राइवेट कंपनी को दे दो, वो खुद बनाएंगे उसको, आप क्यों बना रहे हो उसके अंदर में, उससे जल्दी आप लॉन्चिंग कर सकते हो। कैपेसिटी हमारे पास काफ़ी कम है। PSLV हमारा मेन रॉकेट है, ओके। GSLV है जिसकी कैपेसिटी है 4000, तो वो तो कभी कभी तो हमारे लिए पूरी नहीं पड़ती 4000। अगर इसरो का मेन काम रॉकेट बनाना ही होता तो इस समय तक तो इसरो बड़े वाले रॉकेट भी बना चुकी होती, छोटे वाले बना चुकी होती, रीयूजेबल बना चुकी होती, लेकिन इसरो ने मेन काम पे फोकस ना करके जो हमारा साहूकारी वाला काम होता है कि सैटेलाइट लॉन्च करने का, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। ये नेगेटिव बात है। सैटेलाइट बनाना, रॉकेट को बनाना और रॉकेट को छोड़ना ये कोई और भी कर लेगा। आप इस पे फोकस करो कि नई नई रिसर्च हो इसके अंदर में, नए नए रॉकेट बने, रीयूजेबल रॉकेट बने आपका, उस पर फोकस करो। इसरो की प्रायोरिटी नेशनल इंटरेस्ट। स्टार्टिंग से ही हमारे 1962 से जब से इसरो बनना शुरू होती है, उस समय तो स्पेस कमेटी बनाई गई 1962 के अंदर में, 1967 के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसरो को बनाया गया, लेकिन 1962 से जब से स्टार्ट हुआ काम, हमारा मेन पर्पस था हमने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना है। US और USSR उस समय फाइट कर रहे थे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नहीं सिर्फ कौन कितनी लंबी लंबी सैटेलाइट छोड़ेगा, कौन आदमी को ऊपर भेजेगा, तो ये फाइट कर रहे थे दिखाने के लिए, प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारा मिशन हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही था, हमारे लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, तो हमारा पर्पज़ अलग है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखने की बात है, नेशनल इंटरेस्ट भी आपने सर्व करना है तो उसको भी अच्छे से सर्व करो। आप सिर्फ 2% मार्केट लेके बैठे हो, 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपके पास है, आप एटलीस्ट अपना 17% तो कवर कर लो, इतना तो आप कर ही सकते हो, अच्छा आपका सिस्टम है। तो वो कम है हमारे पास, प्रायोरिटीज़ हमारी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, और गवर्नमेंट की रेगुलेशन कम्प्लेक्स है, आपको 36 डिपार्टमेंट के पास में जाना पड़ेगा। जैसे आपने रिमोट सेंसिंग के लिए डाटा लेना है, कोई स्टार्टअप है आपका, उसके लिए आप एक्सेस लेना चाह रहे हो, तो आप दौड़ोगे, फिर आप भटकोगे इधर उधर, कभी डिफेंस डिपार्टमेंट के पास दौड़ोगे, अर्बन अफेयर के पास में दौड़ोगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास दौड़ोगे, और आपको डाटा कोई नहीं देगा इंडिया के अंदर में। मतलब ये तो काफ़ी ख़राब चीज़ है, या हम केयर नहीं करते प्राइवेट सेक्टर की और लोगों की, इनोवेटिव लोगों की केयर नहीं करते इंडिया में, तो ये देखने को मिलेगा। और अनटैप्ड पोटेंशियल है हमारे पास में, पॉलिसी प्लानिंग, अनटैप पोटेंशियल किस चीज़ का, डाटा का यूज़ करने का, किस तरीके से इसरो का डाटा यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए अनटैप पोटेंशियल है। उसके लिए पॉलिसी प्लानिंग, GIS बेस्ड डिसीजन मेकिंग, सिक्योरिटी, डिजास्टर, स्पेस एक्सप्लोरेशन, उसके लिए रिसर्च ही नहीं कर पाई उतनी ज़्यादा, मतलब ये हमारे पास में इसरो है, वो अलग अलग तरीके का रिसर्च वगैरह कर सकती थी और आगे जा सकती थी, अगर वो अपना जो फालतू का काम है, फालतू का मतलब जिसको कोई और भी कर सकता है उसको फालतू काम ही बोलते हैं, वो काम किसी और को दे दे। आप अपना कोर काम के ऊपर फोकस करो, नई नई रिसर्च करो, तो उसके ऊपर फोकस करें। अगर कमर्शियलाइज़ करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को ओपन करते हैं, जो कि अभी रिसेंट में आत्मनिर्भर भारत के अंदर में बोला गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा इसके अंदर में। नासा की तरह नासा क्या करता है, को ट्रैवलर मॉडल फॉलो करता है। जैसे आर्टेमिस मिशन हम देख रहे थे, उसके अंदर में हमारा बोइंग को साथ लेके चल रहे हैं ये, फिर SpaceX का रॉकेट यूज़ करेंगे, ये कैप्सूल बोइंग बना रहा है, तो मतलब ये काफ़ी सारे को ट्रैवलर मतलब साथ में चलेंगे। वैसे ही इसरो भी देख सकता है, चंद्रयान 2 बन रहा है, इसरो अपने प्राइवेट सेक्टर को बोले ठीक है यार तुम लैंडर बना के दो, मैं रोवर बनाता हूँ और ऊपर छोड़ेंगे फिर, तो वैसा ही इसरो फॉलो करेगा, तो फ़ायदा होगा काफ़ी। सेकंड आता है फॉरेन पॉलिसी का टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने सार्क सैटेलाइट बनाई हुई है, अपने सार्क देशों, पाकिस्तान को छोड़ के जितने भी देश हैं सब लोगों को हमने बोला कि आप इसका यूज़ कर सकते हो, मैपिंग वगैरह आपको मिलेगी मस्त तरीके से यहाँ से, तो ये हमने बोल दिया इसके अंदर में। और फिर आता है हमारे पास में FDI, यहाँ पे सार्क सैटेलाइट के बारे में चेक कर लेना, ये मैपिंग के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ पे मिस हो गया मेरे दिमाग से, रिमोट सेंसिंग हो सकती है या कम्युनिकेशन होगी, तो वो आपको देखना पड़ेगा, मतलब मिस्टेक मत करना, सार्क सैटेलाइट देख लो कम्युनिकेशन के लिए कि रिमोट सेंसिंग। कम्युनिकेशन के लिए होगी तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगी, और रिमोट सेंसिंग होगी तो ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होगी, तो ये मुझे क्लियर नहीं है, अभी बोल चुका है, दिमाग से स्लिप हो चुका है। फिर FDI आएगा, अगर प्राइवेट सेक्टर ओपन करेंगे तो बाहर से पैसे भी आएंगे, हमारी कंपनीज़ हैं जैसे ओला, ऊपर यहाँ पे स्विगी विगी जो भी हैं, बाइजू, अनअकैडमी, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है जब आप कोई मतलब स्टार्टअप वगैरह अपना खड़ा करते हो, तो वैसे इनके ऊपर भी आएगी अगर आप ओपन तो करो। डिफेंस इंडिजनाइजेशन, इसरो की जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे इसरो रॉकेट ऊपर छोड़ेगा तो सेम टेक्नोलॉजी किस तरीके से ऊपर जाएगा, वो टेक्नोलॉजी बैलिस्टिक मिसाइल में भी यूज़ कर लेते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं स्पेस की टेक्नोलॉजी को डिफेंस में यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए डिफेंस की इंडिजनाइजेशन भी होगी आपकी, अगर आप इसरो अपने कोर काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। और ब्रेन गेन होगा,
हमारे लोग बाहर के देशों के अंदर चले जाते हैं, इसरो अपनी अंडर कैपेसिटी पे वर्क कर रही होती है, हमारे साइंटिस्ट को पैसे नहीं मिलते तो वो आराम से बैठ जाते हैं चुपचाप ही। उसके बाद वो मतलब गलती से वहाँ से इसरो से निकल के अपनी स्पेस एजेंसी खोलेंगे, वहाँ से वो अपना काम कर पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे, अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। अब सभी कमा रहे हैं तो आप उनको भी मौका मिले। तो वैसे ही हमारे बाहर जो साइंटिस्ट चले जाते हैं दूसरी एजेंसी में काम करने के लिए, वो इंडिया में आके कुछ काम करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए? गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत के अंदर बोला हम को ट्रैवलर मॉडल फॉलो करेंगे, मतलब हम भी जाएंगे स्पेस के अंदर, आपको भी लेके जाएंगे साथ में, प्राइवेट सेक्टर को हम लेके आएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड करेंगे, उसमें रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाएंगे। तो ऐसा आत्मनिर्भर के अंदर बोला गया, फ्यूचर प्रोजेक्ट में हम सब लोगों को साथ में लेके चलेंगे। और एक हम लिबरल जियोस्पेशियल डाटा पॉलिसी बनाएंगे। जो मैंने आपको बताया रिमोट सेंसिंग का डाटा ही शेयर नहीं करते, आपका स्टार्टअप होगा तो उसके लिए आपको 36 डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, फिर भी ये बोलेंगे हम ये नहीं कर सकते, ये तो टॉप सीक्रेट है, ये वो, मतलब ये लिबर्टी वगैरह कुछ नाम की चीज़ नहीं होती। बाहर के देशों के अंदर में हमारी प्राइवेट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके पास जियो स्पेशल इमेजेस भी होती हैं, हमारी मिलिट्री ग्रेड से थोड़ी कम लेवल वाली आपको जियो स्पेशल इमेजेस दिखेंगी। इंडिया में कुछ भी नहीं दिखता आपको, एक छोटा सा GPS होता है, मतलब उसी को आप यूज़ करते हो। इसी के साथ में प्रीलिम के लिए आप मतलब ये देख सकते हो। एक बात तो ऐसा देख लिया हमने, स्पेस कमर्शलाइजेशन की आवश्यकता है, कर दिया गया तो फ़ायदा काफ़ी होगा, मतलब मज़ा आ जाएगा सब लोगों को। और उसी के साथ में मतलब कुछ स्टेप रिसेंट के अंदर लिए गए इसी एरिया के अंदर में, वो हमें देखने पड़ेंगे। उसमें आता है एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एक नई कंपनी बनाई। उसके साथ में एक हमारे पास में नया सेंटर बना IN स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, IN स्पेस सेंटर बना। ओके, तो ये दो नई चीज़ें हमें देखने को मिली, इनके बारे में थोड़ा पता करना पड़ेगा आपको। तो एक बात आपको जो ध्यान रखनी पड़ेगी, पहली बात हमारे पास क्या होता है, हमारे पास में मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, ऊपर PMO प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, उसके साथ मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। हर एक मिनिस्ट्री के अंदर में कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होगा। वैसे ही हर एक मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ हमारे डिपार्टमेंट होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो किसी मिनिस्ट्री में नहीं आते, वो डायरेक्टली PMO के अंडर आते हैं। उसी के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसके अंदर आती है इसरो। तो यहाँ पे हमने समझ लिया PMO के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा IN स्पेस, जो अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन देखनी है वो आएगी, जिसको अभी रिसेंट के अंदर बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है समझना थोड़ा सा, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो IN स्पेस उसके अंदर आ जाएगा। IN स्पेस बॉस आ गया, इसके नीचे आएगी इसरो, मतलब इसरो के ऊपर भी एक और बॉडी बना दी गई अभी रिसेंट में, इसको समझना जरूरी है। इसके साथ आएगी अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, उसके साथ आएगी न्यू स्पेस इंडिया। ओके, तो 3 कंपनीज आ गई इसके अंदर नीचे, इसरो, अंतरिक्ष, न्यू स्पेस इंडिया, सबसे ऊपर IN स्पेस। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला IN स्पेस आप सबका बाप, ये क्या काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने का काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर को गेम के अंदर आना है, वो IN स्पेस से कॉन्टैक्ट करेगा। IN स्पेस बोलेगा ठीक है, इसरो का जो आप जहाँ से इसरो का लॉन्च स्टेशन है उसको यूज़ कर लो, हम आपको डेट देते हैं। इसरो भी उसके बाद इनकार नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये वाला जो IN स्पेस है ये इसरो के ऊपर बैठा हुआ है, तो अभी ये ज़्यादा मतलब आपको इंपॉर्टेंट है, रिसेंट के अंदर में ये बना तो ये इंपॉर्टेंट है। तो IN स्पेस क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने का काम करेगा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अंदर बोला प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चलेंगे, उसके लिए काफ़ी नई बॉडीज़ आई। इसरो क्या काम करता है, इसरो का जो कोर कंपिटेंस है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू रॉकेट बनाना, नई नई डिस्कवरीज करना, वो काम है इसरो का। इसरो का ही जो लॉन्चिंग का काम है उसको देखा जाता है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये एक और कंपनी है जो कि इसरो के साथ ही बैठी रहती है, बंगलोर के अंदर में, उन्हीं के हेडक्वार्टर में बैठी हुई है। तो ये वाली कंपनी देखती है पूरा काम। बाहर से अगर US ने कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी, तो ऐसा नहीं वो के शिवन को फ़ोन करेंगे या इसरो के चेयरमैन को फ़ोन कर रहे हैं कि ठीक है भाई हमारे लिए सैटेलाइट लॉन्च कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अंतरिक्ष से कॉन्टैक्ट करेंगे। अंतरिक्ष बेचने वाली जैसे PR एजेंसीज होती हैं वो है हमारी इसरो की। तो ये है बाहर, मतलब कोई भी इन्होंने अपना काम करना है उसके लिए। एक और एजेंसी न्यू स्पेस इंडिया बनाएगी। ये क्या करेगी, जैसा मैंने आपको बताया इसरो खुद ही बना रही है, PSLV, GSLV, हमारे SSLV इनको खुद बना रही है, ऊपर से सैटेलाइट वगैरह बनाएगी खुद, ऊपर से उनको जोड़ेगी और लॉन्च भी करेगी। उन चीज़ों को दे दिया जाएगा न्यू स्पेस इंडिया को। आप क्या करो, इंडिया के अंदर में एक तो आप SSLV बनाओ, PSLV बनाओ, सैटेलाइट बनाओ, ऐसा नहीं खुद बनाओ, आप दूसरों से बनवा दो, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आप देखो उसको कैसे बनाना है। इसरो अपना मेन काम करेगी, उसके बाद उनको बना के उनको लॉन्च करेंगे। ओके, तो ये बात बोली गई, न्यू स्पेस इंडिया एक नई कंपनी बनाई गई। ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। तो यहाँ पे न्यू स्पेस इंडिया क्या है, एक नई कंपनी बनाई गई जो क्या काम करेगी, इसरो के द्वारा कुछ काम किए जाते हैं उनको ये साथ में ले लेगी। जैसे
लॉन्च व्हीकल बनाना। कौन सी लॉन्च व्हीकल? SSLV, जो कि अभी ट्राई करना है, इसको अभी बनाया गया रिसेंट में, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV। इनको बनाने का काम कौन करेगा? न्यू स्पेस इंडिया। जैसा मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया कि इसरो खुद ही बनाती जा रही है सब कुछ, टाइम तो है नहीं उनके पास, तो अब इनको दे दिया गया कि आप काम करो। दूसरी बात, इसरो की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर करना, वो काम कौन करेगा? न्यू स्पेस इंडिया। इसका क्या मतलब? इसरो जानता है कि SSLV कैसे बनाते हैं, उसका काम दे दिया गया हमारे द्वारा न्यू स्पेस इंडिया को। अब न्यू स्पेस इंडिया उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगी, बोलेगी प्राइवेट सेक्टर को 1-1 करोड़ रुपया दो और लॉन्चर बनाना सीखो, चलो बेटे, और फिर बनाओ लॉन्चर। वैसे ही इन्होंने कुछ और काम सीखा, जैसे मान लो इसरो के पास है टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरी बनाने की, इन्होंने बोला प्राइवेट सेक्टर आओ, 50-50 लाख दो और ले जाओ। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस्ड बाय इसरो, वो किया जाएगा न्यू स्पेस इंडिया के द्वारा। दो काम याद रखो, एक कमर्शियली रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इसरो के द्वारा की जाएगी उसको कमर्शियल जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज हैं उनको बेचेगी ये। दूसरा काम ये करेगी SSLV बनाएगी, PSLV ये बनाएगी, ओके। उन चीज़ों के ऊपर में ये फोकस करेगी, और अंतरिक्ष अपना काम बाहर वाले देशों का काम देखेगी। प्लस दूसरा जो काम होता है, जैसे टीवी के लिए आपको कोई बैंडविड्थ चाहिए, आपने मतलब आपका अपना टीवी है, NDTV, रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़, उनके लिए भी उनको इसरो वगैरह से वो उनको पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए। तो सेम काम हमारे स्टार न्यूज़ वो सब देते हैं, वो काम अंतरिक्ष देखता है। इसका मेन काम होगा कमर्शियल तरीके से यूटिलाइज़ करना है टेक्नोलॉजीज़ को, और लॉन्च व्हीकल बनाने का काम, ठीक है, सैटेलाइट बनाने का काम। सर्विसेज होती हैं स्पेस बेस, जैसे रिमोट सेंसिंग के लिए कोई इमेजेस वगैरह देनी है, आपका स्टार्टअप है मान लो लॉजिस्टिक्स का, आप बताते हो कौन से रूट के ऊपर कौन सी बस जाती है, उसका कितना किराया होता है, इस टाइप का स्टार्टअप है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको, स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप करोगे कॉन्टैक्ट से न्यू स्पेस इंडिया से, भाई हमें ये वाले चाहिए, हमारा स्टार्टअप है। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के साथ डील करने के लिए इस आर्म को बनाया गया, ओके। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में इसके बारे में ध्यान रखना है जो कि इन सब का बॉस है, जो इन सब का बॉस आ रहा है, किसका? इसरो का भी बॉस आएगा, न्यू स्पेस इंडिया का भी, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन का भी बॉस। कौन? IN स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसको 2020 में अभी रिसेंट में बनाया गया। ये सिंगल विंडो एजेंसी होगी, प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टली जाएगा इसके पास, बोलेगा कि हमें भी मतलब हम अपना कंपनी खोल रहे हैं, हमें मतलब ये चीज़ें लाइसेंस दे दो, प्लस हमें ये बता दो कि जून के अंदर में हमें एक स्लॉट दे दो, लॉन्च व्हीकल आपका मतलब आपका लॉन्च सिस्टम उसको यूज़ करना है हमने, तो वो ये काम करेगा। इसने परमिशन दे दी, उसके बाद इसरो बोलेगा हमारे पास टाइम नहीं है इस चीज़ के लिए, ये बोलेगा भाई आपको तो करना पड़ेगा, हम आपके बॉस हैं, तो ये काम करेगा। तो क्या करेगा ये? एनकरेज करेगा ये प्राइवेट सेक्टर को, उनकी हैंड होल्डिंग करेगा, मतलब उनको उंगली से पकड़ के चलाएगा। ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है। तो ये क्या कर सकता है? डायरेक्टली न्यू स्पेस इंडिया को बोल सकता है ये वाली प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, ये काम करेगा उनको, ये ठीक है, उनको परमिट करेगा स्पेस के अंदर में काम करने के लिए। तो एक आप रेगुलेटरी RBI समझ सकते हो इसको, स्पेस सेक्टर का RBI बनेगा ये पूरा सिस्टम, इसके नीचे आ जाएगी इसरो। मोर देन 500 प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि इसरो को किसी ना किसी तरीके का छोटा मोटा सामान देती है, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो उसको देखा जाएगा इस IN स्पेस के द्वारा। और इंटीग्रेटेड तरीके से सब लोग कैसे काम करें, न्यू स्पेस इंडिया के साथ में मिलके ये काम करेगा। इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो याद रखना है, इसका डिसीजन फाइनल है और बाइंडिंग है सबके ऊपर, इसरो के ऊपर भी, मतलब ये बॉस है इसरो का भी, न्यू स्पेस इंडिया का भी और अंतरिक्ष का भी, ये बात ध्यान रखनी है, ओके। और इसरो की अगर फैसिलिटीज़ हैं उनका यूज़ वगैरह करना है तो उसके लिए इसके द्वारा टाइम उनको अलॉट कर दिया जाएगा, और इसरो इसमें कुछ नहीं बोल पाएगी। प्राइवेट सेक्टर को भी बोलेंगे आपने अपनी लॉन्च करना है तो आप अपना लॉन्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और टेक्नोलॉजी शेयरिंग, एक्सपर्टाइज उसको ये करवाएगा, अब ऐसा नहीं खुद अपने आप करेगा, ये न्यू स्पेस इंडिया को बोलेगा कि आप करो, और न्यू स्पेस इंडिया को बात माननी पड़ेगी बिकॉज न्यू स्पेस इंडिया इसको, ये उसका बॉस है। लास्ट के अंदर आता है वे आउट। क्या होगा? वे आउट स्पेस सेक्टर में क्या है? प्राइवेटाइज करो स्पेस सेक्टर, आने दो प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करो स्पेस सेक्टर में, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ करो। सब कुछ अगर आपने लॉन्च करना है, चंद्रयान 3 आप बोलो कि हम क्या करेंगे, US के साथ में लॉन्च करेंगे इसको, या बोल दो हम आर्टेमिस मिशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मतलब पार्टिसिपेट तो करो, हमारी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ को एंगेज करो, उनको बनाने दो PSLV SSLV, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ लॉन्च इंक्रीज़ करो, हर हफ्ते लॉन्च करो, ऐसा नहीं 2-3 महीने में एक लॉन्च कर रहे हो, हर हफ्ते लॉन्च करो, सस्ते वाले लॉन्च करो, सबको ज्वाइन करवाओ, ताकि एटलीस्ट हम 10 से 15% शेयर तो लें स्पेस मार्केट का। तो यहाँ पे हमारा स्पेस खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में एनर्जी को डिस्कस करेंगे, फिर हेल्थ और कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। धन्यवाद।